हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। तो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सीरीज कंटिन्यूड है और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर फिर लेके आ गए हैं, IS 37 प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। खास बात यह है बच्चों, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड FR और SBR दोनों में प्रॉपरली कॉमन है। तो जो बच्चे SBR के लिए इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम टू सेम SBR में भी रिपीट होता है, तो आपके लिए बेस बिल्ड करेगा। और FR में तो इंपॉर्टेंट है ही बच्चों। तो बिना कोई डिले के सर के साथ स्टार्ट करते हैं। IS 37 क्या है सर? IS 37 तो बच्चा सबसे पहले तो बात करता है प्रोविजन की, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, सारी बातें समझेंगे, एक एक चीज, एक एक नुआंसेस को मैं डिस्कस करूंगा। जितना भी IS 37 में इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है वो सारा कवर करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, हर बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। आप अगर SBR का पेपर तैयार कर रहे हैं, आपको FR निकाले हुए बहुत टाइम हो गया, या आप एग्जाम्प्टेड स्टूडेंट है, तो ये बेस आपको काम आएगा। SBR का बेस जो बिल्ड करना है, वो ये वाला सेशन आपको वहां पे फायदा देगा। और FR में तो इंपॉर्टेंट है ही, काफी मार्क्स का टेस्ट होता है बच्चों, दोनों ही पेपर में टेस्ट होता है। और ये नॉलेज लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट। IS 37 का क्या फंडा है? कहता है मोस्ट लायबिलिटी सर्टेन, प्रोविजन अनसर्टेनिटी इन अमाउंट और टाइमिंग। एज पर IS 37 प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। समझ नहीं आई बात? पढ़ के कुछ खास समझ नहीं आई, रीड करके कुछ खास समझ नहीं आया, क्या है? तो बच्चा प्रोविजन का देखो बेसिक मतलब होता है, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोविजन, तो अपन प्रोविजन का बेसिक मतलब बोलते हैं कि प्रिपेयर करना, प्लान करना। भाई कोई खर्चा आगे आने वाला है, उस खर्चे के लिए मैं आज ही प्लानिंग कर रहा हूं, तो बच्चा मैं उसे क्या बोलता हूं? प्रोविजन। भाई आपको आईफोन खरीदना है, वैलेंटाइन पे किसी के लिए गिफ्ट खरीदना है, बर्थडे पे किसी को गिफ्ट देना है, तो आप अगर आज से ही उसके लिए सेविंग स्टार्ट कर दें, आज से ही पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें फ्यूचर आउटफ्लो के लिए, तो क्या कहलाएगा? वो प्रोविजन कहलाएगा। बस ध्यान रखना, प्रोविजन लायबिलिटी होता है, कभी एसेट पे नहीं बनता। प्रोविजन लायबिलिटी पे बनता है, मतलब आउटफ्लो पे बनता है। और कैसे आउटफ्लो पे बनता है? जिसके होने के टाइमिंग या अमाउंट सर्टेन नहीं है, होने के चांसेस हैं, बट उस कब होगा और कितना होगा वो क्लैरिटी से नहीं पता। तो अगर उसका क्लैरिटी नहीं है, तो IS 37 क्या कहता है? वो क्या कहलाएगा? प्रोविजन कहलाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है, सारी लायबिलिटीज और प्रोविजन में डिफरेंस समझो। कहता है लायबिलिटीज आर सर्टेन। आपको पता है भाई आपको कितना इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, आपको पता है आपका कितना आउटफ्लो होगा, फिक्स है, सर्टेन है। बट प्रोविजन में यही दिक्कत है कि इसमें सर्टेनिटी नहीं होती। प्रोविजन में फ्यूचर में होगा ये आउटफ्लो, आज नहीं होगा। आउटफ्लो तो फ्यूचर में होना है। T=0 पे आज आप स्टैंड कर रहे हो, नहीं, T=1 पे होगा। पर दिक्कत यह है कि आपको आज ही इसको रिकॉर्ड कर लेना है, आज ही इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। और कब होगा, कितना होगा, उसको लेके थोड़ी सी डिलेमा है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। तब आता है बच्चों पिक्चर में IS 37 प्रोविजन। अच्छा, एक सवाल आएगा बच्चों को, सर ये तो समझ आ गया कि प्रोविजन का मतलब है फ्यूचर के लिए तैयारी करना। देखो एंट्री क्या होती है प्रोविजन की, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोविजन को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या है, भाई फ्यूचर का जो एक्सपेंस है हम उसको क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। एक्सपेंस को डेबिट कर लिया। सर क्रेडिट किसको कर लोगे? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस को क्रेडिट कर लेंगे। भाई आपने P&L में एक्सपेंस आज ही बुक कर लिया, खर्चा आज ही बुक कर लिया, बट आपने पे नहीं किया। क्रेडिट कैश, अच्छा रेंट है, अगर मैं रेंट पे करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? रेंट डेबिट टू कैश। बट मैंने पे थोड़ी किया है यहाँ पे रेंट को पे थोड़ी किया है। एम्प्लॉय को कोई कंपनसेशन देनी है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, उसकी सेटलमेंट होना बाकी है, तो वो खर्चा तो मैंने आज ही रिकॉर्ड कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे उसका प्रोविजन बनाना है। अरे मैं प्लान कर रहा हूँ दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाने का, लेट्स से आई एम प्लानिंग कि यार गोवा जाएंगे सारे के सारे दोस्त, प्लान ही प्लान चलता है दोस्तों का, कभी एग्जीक्यूट तो हो ही नहीं पाता। तो जो आप प्लानिंग कर रहे हो दोस्तों के साथ गोवा जाने की, उसके लिए पैसा लगेगा नहीं लगेगा? अभी अनसर्टेन है कब जाओगे, खर्चा कितना आएगा एग्जैक्टली शायद आपको नहीं पता, बट जाओगे, उसके काफी चांसेस बन रहे हैं। सारे दोस्तों ने मिलके बात कर ली है, प्लानिंग चल रही है, प्रोबेबल है जाना ही जाना। तो बच्चा पैसा तो लगेगा, फ्री में थोड़ी जा पाओगे। और पैसे को उसी वक्त कैसे प्रिपेयर करोगे? पहले से प्रिपेयर करना है। तो ये वही पैसा प्रिपरेशन है कि पहले से ही हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर जो हमारे को ट्रिप पे जाने में जो खर्चा आएगा
मान लो पर हेड 50K खर्चा आएगा, 40K खर्चा आएगा, जो भी है, फ्लाइट्स मिला के, होटल मिला के, अपन ने एक एस्टिमेट लगा निकाला कि 10 जने जा रहे हैं, पर हेड 50K खर्चा आएगा, तो 50,000 का इंतजाम करना है, उसके लिए प्रोवाइड करना है, ताकि कल को जब खर्चा हो तो अपने पास फंड अवेलेबल हो। तो प्रोविजन एक तरीके से बच्चों फ्यूचर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए है, कल को जब पैसा चाहिए तो हमारे पास पैसा अवेलेबल हो, और आज हमें उस खर्चे का रिकॉर्डिंग करना है, आज उस खर्चे को बुक्स में शो करना है। और आया भी इसी पर्पज से था, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया भी इसी पर्पज से था। मैनेजमेंट कंपनीज प्रोविजन को शो नहीं कर रही थी, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रही थी। भाई आप प्रोविजन दिखाना चाहोगे या नहीं दिखाना चाहोगे, एक बार बताओ। अगर आप कंपनी के मैनेजर हो, जिसको अपने ओनर को रिटर्न कमा के देना है, अपने शेयर होल्डर के लिए पैसा कमा के देना है, वो बंदा प्रोविजन को अपनी बुक्स में दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? आप दिखाना चाहोगे? ऑब्वियसली मना कर दोगे कि सर नहीं दिखाएंगे। प्रोविजन को दिखाएंगे तो खर्चा बुक कर रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, रेशियोज खराब हो रही है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उधर एक्सपेंस बढ़ रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है। भाई जैसे ही आप एक्सपेंस को बढ़ा देते हो, आपका अल्टीमेट इफेक्ट किस पे आएगा? प्रॉफिट पे आएगा, और प्रॉफिट आप गिर रहे हैं। और गिरता हुआ प्रॉफिट किसको अच्छा लगता है? तो दिखाओगे नहीं दिखाओगे? और जैसा कि आप कह रहे हो कि सर नहीं दिखाएंगे, वैसे ही मैनेजमेंट भी नहीं दिखा रही थी। और नहीं दिखाना बहुत गलत है, क्योंकि आप ना दिखा के सच्चाई का साथ नहीं दे रहे हो। भाई प्रॉफिट कम या ज्यादा, सच तो दिखाना पड़ेगा, सच तो बताना पड़ेगा। जिसने पैसा लगाया है, इन्वेस्टर ने, उसके साथ तो धोखा है, मैनिपुलेशन है। तो लॉ क्या कहता है कि अब मैं बताऊंगा कि प्रोविजन बनेगा या नहीं बनेगा। मेन बात ये, आपको प्रोविजन की एंट्री सिखाने नहीं आया। बहुत बच्चे समझते हैं कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मकसद है प्रोविजन की एंट्री सिखाना, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट प्रोविजन, ये सब तो और भी ज्यादा बेस है। मतलब ये बच्चे 11th 12th में भी करते हैं, प्रोविजन की एंट्री बनाना, और ये सब सारे को पहले से ही आता होता है। ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं सिखाएगा कि खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, ये बात तो ऑब्वियस है, बट पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ये प्रोविजन बनाने को, बनाए या ना बनाए, उसकी डिलेमा को कैसे खत्म करें। भाई मैनेजमेंट कहती है मेरे हिसाब से प्रोविजन नहीं बनना चाहिए, कोई कंपनी ए कहती है बनना चाहिए, कंपनी बी कहती है नहीं बनना चाहिए, अलग अलग कंपनी अलग अलग ट्रीटमेंट कर रही है अपने हिसाब से, कोई प्रोविजन को दिखा रही है, कोई नहीं दिखा रही है, जस्टिफाई किए जा रहे हैं। इसके ये बीच हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंट्री लेता है। भाई हीरो की एंट्री होती है और कहता है अब मैं बताऊंगा, अब जो मैं कहूंगा वही होगा। अपुनिच भगवान है, अपन बताएंगे कि प्रोविजन बनेगा, बट कब बनेगा, किन कंडीशन पे, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो सबके सब प्रोविजन बनाएंगे, फिर कोई बात नहीं। तो दोबारा से छोटी सी बात बच्चों के साथ, क्या पढ़ रहे हैं? प्रोविजन। प्रोविजन क्या है? फ्यूचर का आउटफ्लो। आउटफ्लो आज नहीं होगा, कब होगा? फ्यूचर में होगा। भाई मुझे गिफ्ट आज नहीं देना, फ्यूचर में देना है। मेरे को ट्रिप पे आज नहीं जाना, फ्यूचर में जाना है। उस ट्रिप के लिए जो मैं आज प्रिपरेशन कर रहा हूं, आज जो पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, उसे प्रोविजन कहते हैं। भाई डेबिट, ट्रिप टू गोवा विद स्कूल फ्रेंड्स, एक सपना है भाई बच्चों का, ट्रिप टू गोवा विद स्कूल फ्रेंड्स, फील ले लो सर के साथ। एंड क्रेडिट, प्रोविजन फॉर द सेम। अभी कैश थोड़ी चला गया, हाँ कल को जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब बात है, प्रोविजन टू कैश कर देंगे, हो गया तो कहता है सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात ही यहां से शुरू करता है। अभी तक तो चलो मैं आपका बेस बिल्ड कर रहा था इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर, देखो सारी बातें कर रहा हूं, बस सुनते रहना सर के साथ, पूरा लेक्चर लो मजे से और सुनो बात को, बीच में आधा अधूरा छोड़ो मत। पढ़ाई है, पढ़ो थोड़ा सर के साथ और मस्ती के साथ। रिलेटेबल एग्जांपल लूंगा जिसको आप समझ पाओ, आएंगे टेक्निकल एग्जांपल्स पे भी आएंगे, बट पहले रिलेट तो करें। भाई आप में से 90% बच्चों ने अभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड नहीं देखा, आपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं देखे हैं किस तरह वर्क करते हैं। तो जो देखा है पहले उससे समझो, क्योंकि पढ़ाई लिंक्ड है, पढ़ाई कॉमन सेंस है, अपनी डेली लाइफ से बहुत दूर की बात नहीं है। अपने घर में भी अपन सारा काम करते हैं बच्चों, एक घर भी छोटा सा बिजनेस है। जो पढ़ाई को अपने घर से रिलेट कर पाता है वो बाहर कर लेगा। इसी की बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसे मैं विजुअलाइजेशन बोलता हूँ। पढ़ाई में जो सबसे ज्यादा लैक कर रहे हैं बच्चे, विजुअलाइज नहीं कर रहे। अरे अपने घर में अभी कोविड था तो अपन प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, स्टॉकिंग नहीं कर रहे थे दवाइयों की, खाने की, वो क्या है? वो भी प्रोविजन है। अपने आप को फ्यूचर से प्रोटेक्ट करना, घर से बाहर निकलते हो तो कुछ ना कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लेके चलते हो चीजें। भाई बारिश है तो अम्ब्रेला लेके चलोगे, अगर बाइक वाइक चलाने जा रहे हो तो हेलमेट वेलमेट लेके चलोगे। तो जो भी चीजें अपन प्लान करके चलते हैं, कुछ पैसा लेके चलते हैं,
कि यार पैसा काम आ सकता है, ऐसा है कि कुछ जाएंगे तो कहीं अनसर्टेन खर्चा आ सकता है, कुछ करना है, ट्रांसपोर्ट है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके जेब में चल रहे हैं, वो सब क्या है, प्रोविजन है जिंदगी का। और वैसे ही कंपनी को भी बनाना चाहिए, और प्रोविजन बनाना खर्चा है, प्रोविजन बनाना प्रॉफिट को कम करना है, क्योंकि पैसा अगर आप लेके चलोगे तो खर्चा तो है ही, इकट्ठा तो कर ही रहे हो, कहीं तो ब्लॉक कर ही रहे हो अपने प्रॉफिट को। और जब प्रॉफिट को ब्लॉक करके प्रोविजन में डाल रहे हो तो शेयर होल्डर को पता लगेगा कि प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है। भाई भाई मेरा कंपनी का 10 करोड़ का प्रॉफिट है, 2 करोड़ मैंने प्रोविजन में डाल दिया, तो बाप पूछेगा नहीं क्या सामने वाला कि भाई क्या बात है, कैसे 2 करोड़ रुपए कहाँ ब्लॉक कर दिए। भाई तुम्हारी सैलरी आती है 1 लाख रुपए मान लो मंथली, उस 1 लाख रुपए में से सडनली तुम 40,000 निकालने लग जाओ, तो घर वाले पूछेंगे नहीं कि बेटा क्या है, क्या प्लान कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कहाँ के सपने हैं, किसका किस पे मेहरबान हो। तो वही बात है कंपनी के साथ भी, कि कंपनी छुपाना चाहती है। भाई कौन बताना चाहता है अपने राज। अब प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज, कहता है तब रिकॉग्नाइज करो, अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे ऊपर कि बना ही नहीं रहे हो, अब मैं बताऊंगा कब बनाना। कहता है 3 कंडीशन हो गई ना तो बनाना है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल एस्टिमेट। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे बोलता कि 3 कंडीशन बनाओ तो आप भी यही कहते कि पहले तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। सर ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब आज, और ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी टू पे, मतलब हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आ गई है, पैसा देने की ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन भी कौन सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी, किसी को पैसा देने की। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब ये ऑब्लिगेशन फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट है, आज ही ऑब्लिगेशन अराइज हो गई है। ऑब्लिगेशन आज आ गई है, पैसा फ्यूचर में जाएगा। ऑब्लिगेशन आज आ गई है, पैसा फ्यूचर में जाएगा। ट्रिप की बात आज फाइनल हो गई है, जाएंगे फ्यूचर में, पैसा फ्यूचर में खर्च होगा, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और कहता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी 2 तरीके से हो सकती है, एक होती है लीगल और एक होती है कंस्ट्रक्टिव। बहुत डिटेल में समझना है इस बात को, कि बच्चे कंफ्यूज आते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के मीनिंग में। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है आज की ऑब्लिगेशन, आज की ड्यूटी टू पे, किसी भी कारण से आई हो। मान लो कोई एम्प्लॉय हमारे ऊपर केस कर देता है, हमारा एक एम्प्लॉय है, मान लो मिस्टर जॉन, अपनी कंपनी में एक एम्प्लॉय मिस्टर जॉन गिर जाता है, सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है। मान लो ईयर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले ही लें आपके साथ, तो 2025 ईयर है और 2026, मान लो 2025 में वो जॉन जी हमारी फैक्ट्री से गिर जाते हैं, चोट चाट लग जाती है जॉन जी को, तो ये हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर केस कर देते हैं। भाई कहते हैं कंपनी के फ्लोर स्लिपरी थे, कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं थी, एम्प्लॉय आपने वादा किया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट था कि आप सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, आपने वो नहीं किया। अब एक बात बताओ, केस चल रहा है, दोनों दोनों के वकील लड़ रहे हैं। अपन कह रहे हैं भाई जॉन डांस कर रहा था, मस्ती कर रहा था, इसलिए गिर गया। वो कह रहा है भाई मैं सब सही चल रहा था, मैं काम कर रहा था, फिर भी गिर गया। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, बट यहां पे आप देखो ये जो केस है ये सेटल तो होगा 2026 में जाके, मोटा मोटा अगले साल जाके सेटल होगा। अब मैं अपने ईयर एंड पे इसकी कोई अकाउंटिंग करूं या नहीं करूं, 2025 में कोई अकाउंटिंग इसकी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। केस सेटल होगा 2026 में जाके, 2025 में बंदा गिर गया, एम्प्लॉय गिर गया, उसने हमारे ऊपर केस कर दिया, आप कौन हो। देखो एक तो बहुत जल्दी ना आप एम्प्लॉय बन जाते हो, बड़ा शौक है बच्चों को एम्प्लॉय बनने का, और फिर वो समझ ही नहीं पाते। याद रखो अकाउंट्स में या तो अकाउंटेंट रहो, अकाउंट्स में हमेशा या तो अकाउंटेंट की कैप पहन के रखो या ओनर की कैप पहन के रखो। और मेरा तो ये मानना है कि जब भी एसीसी का कोई पेपर पढ़ो ना, तो एंटरप्रेन्योर, ओनर, कंसल्टेंट उसी लेवल पे पढ़ो। जब तक आप ओनर के लेवल से नहीं पढ़ोगे ना इन पेपर्स को, तब तक ये सारे पेपर आपके लिए डिफिकल्ट हैं विजुअलाइजेशन करना, क्योंकि आप सिचुएशन के अंदर फंस जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओ। भाई चक्रव्यूह को ऐसे ही थोड़ी भेदा जा सकता है, जब तक आप चक्रव्यूह के बाहर नहीं रहोगे अंदर से कैसे भेद दोगे। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन सारी चीजों के अंदर अपन को एज एन ओनर सोचना है। बहुत बड़ी टिप दे रहा हूं, एज एन एंटरप्रेन्योर सोचना है कि भाई मेरा कंपनी का एम्प्लॉय गिर गया, अब उसने अपने ऊपर केस फाइल कर दिया, तो केस फाइल कर दिया तो क्या ऑब्लिगेशन आ गई, ऑब्वियसली इवेंट हो गया, 2025 में इवेंट हो गया और प्रेजेंट में इवेंट हो गया, ऑब्लिगेशन आ गई। क्या मैं अवॉइड कर सकता हूं इस ऑब्लिगेशन को, कैसे अवॉइड कर सकता हूं। अब भाई कंपनी के ऊपर जो एक केस हुआ है इसको अवॉइड तो किया नहीं जा सकता, चाहे आप कंपनी बंद कर दो, चाहे आप कुछ भी करो, कहीं चले जाओ, ये ऑब्लिगेशन तो आपके ऊपर रहेगी, क्योंकि ये बात तो जब तक सेटल नहीं होगी ये चलती रहेगी, इसको आप थोड़ी अवॉइड कर सकते हो। अब ये बात तो कोर्ट में चली गई है, कोर्ट में पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो भाई अपना जज साहब डिसाइड करेंगे, लॉयर की दलीलें डिसाइड करेंगी कि कोर्ट में क्या हो रहा है। तो 2025 में ये जो बंदा गिरा और कोर्ट में इसका सेटलमेंट आएगा, ईयर एंड पे क्यों अकाउंटिंग होगी, तो ये अकाउंटिंग कर नहीं रहे थे लोग। आधे कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे और ये सब कर रहे थे। तो लॉ ने कहा मैं बता रहा हूं क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लीगल या कंस्ट्रक्टिव दोनों समझाऊंगा। लीगल जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आया, तुमने ब्रीच क्या किया, कोई लॉ ब्रीच कर दिया, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो लीगल। कंस्ट्रक्टिव पे अभी बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव में रिटर्न नहीं होता, पास्ट प्रैक्टिसेस होती हैं ये अपनी, मतलब ऐसी हमारी प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को हमने बीच कर दिया। कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो आप इसे। तो प्रोबेबल आउटफ्लो, अच्छा प्रोबेबल का मतलब हम टेक्निकली बोलते हैं ग्रेटर देन 50% किसी चीज के होने के, मतलब तुम्हारे हारने के चांस। अब यहां पे जो हमारे जॉन साहब गिरे हैं, जो इनका दिल टूटा है, मतलब हाथ पैर टूटा है जो जॉन साहब का, तो हमने अपने वकील से पूछा ईयर एंड पे। अब देखो ईयर एंड पे ओनर कैसे सोच रहा है, क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई, क्या अपना एम्प्लॉय गिर गया, ड्यूटी टू पे आ गई, हाँ प्रेजेंट है, क्या अवॉइड हो सकती है, नहीं अवॉइड हो सकती, बिल्कुल प्यार से समझ आया। प्रोबेबल आउटफ्लो, अच्छा हमारे हारने के चांस कितने हैं, हमने अपने वकील से पूछा। वकील कहता है सर हमारे हारने के चांस सिर्फ 40% है, सिर्फ 30% है, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, सारे गवाह सारी बातें अपनी तरफ है। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आउटफ्लो प्रोबेबल है ही नहीं, फिर तो पैसे जाने के चांसेस बहुत कम। बट हाँ अगर 50% से ज्यादा चांस हैं कि पेपर ठीक नहीं हुआ है, नहीं निकलेगा, तो तैयारी शुरू कर दो आज से। अगर हारने के चांस, फेल होने के चांस 50% से ज्यादा है, 60%, 70%, तो अपन क्या करेंगे, प्रोबेबल मानेंगे। और तीसरा, क्या हम मेजर कर सकते हैं कितने मार्क्स आएंगे, क्या हम मेजर कर सकते हैं कि कोर्ट में कितना उसको पैसा देना पड़ेगा। भाई एंट्री कैसे पास करोगे, मैं आपको बताऊं, तीसरे स्टेप के बिना एंट्री पास कैसे करोगे। तीसरा स्टेप तो बात ही सही कर रहे हैं, आप कहते हो कि भाई एंट्री समझ आ गई, डेबिट, भाई एम्प्लॉय को खर्चा देना है, 2025 का ही खर्चा एक तरीके से देखा जाए तो, एक्रूवल लगा लो, मैचिंग लगा लो, खर्चा ये दो इवेंट तो 2025 का है। डेबिट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस पूरा लिख लेना चाहे। क्रेडिट क्या करोगे, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बच्चे। बट भाई क्या अमाउंट मेजर हो सकता है, क्या एक अमाउंट तो चाहिए अकाउंटिंग को। तो लॉ कहता है अगर मेजर हो सकता है, अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड, ओनली देन रिकॉर्ड द प्रोविजन। सो नाउ देयर आर 3 कंडीशन माय फ्रेंड, देयर शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आइदर लीगल और कंस्ट्रक्टिव, समझाऊंगा अभी, आइदर लीगल और कंस्ट्रक्टिव। सेकंड, प्रोबेबल आउटफ्लो। सर प्रोबेबल आउटफ्लो का क्या मतलब है, हारने के चांस, हारने के चांस, अपने हारने के चांस ज्यादा हैं जीतने से। समझ रहे हो बात, भाई उनके ना के चांस ज्यादा हैं हाँ से। और फाइनली रिलायबल एस्टिमेट, कैन आई मेजर द अमाउंट ऑफ आउटफ्लो, मेरे को पता है कि ट्रिप में मेरा कितना खर्चा होगा, एक एस्टिमेट भी नहीं लगा पा रहा हूं तो दिक्कत है। भाई कुछ तो एस्टिमेट लगा पा रहे होंगे ना, उसने कितना केस फाइल किया एम्प्लॉय ने, वो $10,000 मांग रहा है, $5,000 मांग रहा है, मोटा मोटा अंदाजा लग रहा है क्या हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। कहता है इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन नो प्रोविजन, एक भी टूट गई, तीनों एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, रिश्ता तब बनेगा, ये बुक में प्रोविजन तब रिकॉर्ड होगा, तीनों की तीनों मैच होनी चाहिए। लॉ अब क्लियर है कि ये तीनों कंडीशन, भाई लॉ लॉ ने अपनी तरफ से बात पक्का कर दी, कहता तीनों कंडीशन पक्की पक्की फुलफिल होंगी तब ये रिश्ता होगा, वरना नहीं होगा। आती है बात समझ, बिल्कुल डिटेल में बता दिया बच्चों को। आगे देखो, टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन। अब मैं बारी बारी ना तीनों का संधि विच्छेद कर रहा हूं, तीनों की और एनालिसिस कर रहा हूं। सर जो अभी करी वो काफी नहीं थी, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। अरे टर्मिनोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल लेवल पे आपको चीजों को समझना है। बट उन थ्योरेटिकल चीजों को जब आप प्रैक्टिकली विजुअलाइज करते हो तब मजा आता है। और 2 एग्जाम्पल प्रोविजन में हमेशा ध्यान रखना, टेक्निकल, ऐसे मस्ती भरे तो सर लेते ही रहते हैं, ट्रिप की बात कर रहे हैं, अगर टेक्निकल बात करें तो एक तो एम्प्लॉय कंपनसेशन, ये काफी आपको एग्जाम में दिख सकता है, और दूसरा वारंटीज। भाई कंपनी जो वारंटीज देती है उसके बारे में भी बात करेंगे, जरा देखते हैं। कहता है ऑब्लिगेशन 2 तरीके की हो सकती है अपने ऊपर। सर ऑब्लिगेशन का मतलब क्या बताया आपने, ऑब्लिगेशन का मतलब मैंने बताया कि ड्यूटी टू पे, अपने ऊपर ड्यूटी आ गई, किसी भी कारण से कोई इवेंट हुआ जिस वजह से अपनी बर्बादी शुरू हुई, ठीक है। तो लीगल और कंस्ट्रक्टिव क्या फंडा है, कहता है अगर ऑब्लिगेशन लीगल है तो कोई लॉ से आई होगी या कोई कॉन्ट्रैक्ट से आई होगी।
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, सप्लायर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है, टर्म्स एंड कंडीशन भी ब्रीच है, कस्टमर के साथ कुछ कुछ ब्रीच हो गया, तो अगर उससे कुछ उस ब्रीच से, जैसे पिछला वाला एग्जांपल था उसमें लीगल ऑब्लिगेशन थी, अब दूसरा समझना कंस्ट्रक्टिव, अराइज फ्रॉम अ वैलिड एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन पास्ट कंडक्ट, एनवायरमेंटल क्लीनअप प्रोमिसेस अराइज फ्रॉम अ वैलिड एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन पास्ट कंडक्ट। तो बड़ा समराइज तरीके से ये चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूं। क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है? देखो, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो वादा किया है ना वो रिटर्न में नहीं है, अपनी कोई लीगल टर्म्स कंडीशन नहीं है, बट ये अपनी इंटरनल पॉलिसीज हैं जो सबको पता है। जैसे मानो एक प्रोडक्ट है जिसका हमने रिटर्न में वारंटी नहीं दिया हुआ, मतलब रिटर्न में कोई वारंटी नहीं है। अगर बात करें, समझना, 2025 और 2026 अपन जो भी सेल कर रहे हैं, जो भी सेल इस साल कर रहे हैं, अगर उसमें कस्टमर को कोई इशू आएगा तो उसका वारंटी, उसका रिपेयर मेंटेनेंस का जो खर्चा आएगा वो अगले साल ही आएगा। भाई चाहे रिफंड करना हो, रिपेयर करना हो, कुछ भी खर्चा करना है तो वो अगले साल आएगा, ठीक है। बट हमने कोई भी ऐसा रिटर्न प्रॉमिस नहीं किया हुआ कि सेल के बाद भी हम रिपेयर करेंगे, सेल के बाद भी हम इस चीजों को ठीक करेंगे, कल को कोई प्रॉब्लम आती है। मान लो 10% गुड्स में प्रॉब्लम आई जाती है, आपने सेल मान लो करे $10,000 के गुड्स, तो आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कि $1,000 के गुड्स आपके आई जाते हैं और इतना इतना इन पे खर्चा हो जाता है, जो भी है $1,000 का आपका आ जाता है। तो यहां पे देखो, बात को ये समझो कि ये जो मेरी ऑब्लिगेशन है ये मेरी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ये मेरी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। अच्छा, वैसे ऑब्लिगेशन चाहे लीगल हो कंस्ट्रक्टिव हो प्रेजेंट मानी जाती है, तो अपन को क्या समझना डिफरेंस? डिफरेंस तो तब समझना जब कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट हो। तो एग्जाम के लिए तो चाहे लीगल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। बट कंसेप्चुअली आप समझो बच्चा कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब वो ऑब्लिगेशन है जो अपन को देनी ही देनी है। और क्यों देनी देनी है? क्योंकि हमारा वो इंटरनल पॉलिसी है। अरे मैं रिपेयर करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी मैं 6 महीने तक कस्टमर को रिपेयर करके देता हूं, ये हमारा इंटरनल कंडक्ट है, अपनी इंटरनल पॉलिसी है कि 6 महीने तक कस्टमर को, ठीक है, सपोर्ट करो। कस्टमर को ये बात पता है कि इनकी इंटरनल पॉलिसी है, तो कस्टमर तो आएगा ही आएगा आपके पास, उसके दिमाग में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन है बेस्ड ऑन पास्ट कंडक्ट। आपने पहले भी पिछले सालों में भी ऐसा किया है, तो आप आगे भी ऐसा ही करोगे, तो आपको इसके लिए प्रोविजन बना लेना चाहिए आज ही। भाई कोई बोले कि सर ये ऑब्लिगेशन तो लीगल नहीं है, अपन मना कर सकते हैं, क्यों मना करेंगे? बिजनेस बंद थोड़ी कर रहे हैं, कस्टमर से रिलेशनशिप थोड़ी खराब कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज हैं, तो अपनी पॉलिसीज भी तो प्रोविजन को जन्म दे सकती हैं। भाई एक एग्जांपल सिंपल समझो, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा, जैसे भाई आप डेली एक रोज खरीदते हो, एक फूल खरीदते हो, एक गुलाब खरीदते हो डेली। अब क्या करते हो उसका वो आप जानो। आप डेली एक रोज खरीदते हो, आपका, आप जाते हो आपके घर के पास में जो फूल वाले भैया हैं उनसे जाके डेली एक रोज खरीदते हो। मान लो वो आपको $50 का एक रोज डेली देते हैं। अब उनके और आपके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपको उनसे रोज खरीदना ही खरीदना है, रोज रोज खरीदना है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट वो आपकी एक आदत है, एक हैबिट है, एक कंडक्ट है कि डेली जाते हो, रोज खरीदते हो, डेली जाते हो या चॉकलेट खरीदते हो, डेली जाते हो आइसक्रीम खरीदते हो। आपका फिक्स्ड है कि वहां पे जाके डेली इस टाइम पे ये चीज लेनी है। अब बाबू एक बात बताओ, सामने वाले को तो पता है कि कल भैया आएंगे, इस टाइम पे आएंगे, उसको आपके लिए एक फूल रखना है, और आपको पता है कि मैं डेली जाता हूं, तो आपको पैसा जो ₹50 आप देते हो, क्या डेली पहले से आपको उसका प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आप सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे पास ₹50 हैं कि नहीं? भाई आपका खर्चा जब डेली हो रहा है, पॉलिसीज हैं आपकी कि आप डेली जाओगे, हैबिट है आपकी, और उसके लिए, उस हैबिट को एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी तो प्रोविजन बनेगा। अब यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट ये ऑब्लिगेशन कैसी है? इंटरनल, कंस्ट्रक्टिव। आई बात समझ? अराइज फ्रॉम वैलिड एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन पास्ट कंडक्ट, आपके पास्ट कंडक्ट की वजह से, डेली आपके जाने की वजह से कस्टमर के दिमाग में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई कि सर कल भी आएंगे और फूल लेके जाएंगे, तो उसकी एक्सपेक्टेशन है आपसे, फूल लोगे और आपको उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, तो उस पूरा करने के लिए जो पैसा आज चाहिए उसे प्रोविजन बोलते हैं। आई बात समझ? बिल्कुल सर। देखो,
मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आऊं आपके लिए। क्या कहते हैं, During 2017, a manufacturer gave a warranty at the time of sale to all customer buying its Model Z washing machine. Under terms of warranty, the manufacturer undertakes to make goods by repair or replacement manufacturing defect which becomes apparent within 3 years from date of sale. Based on past experience, it is probable that more than likely not there will be warranty claims relating to 2% of machines sold. बच्चा देखो, पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट विद अ वारंटी गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। किसका एग्जांपल है ये, लीगल ऑब्लिगेशन का। अच्छा, यहां पे जो वारंटी दी गई है वो वारंटी दी गई है अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ये कंस्ट्रक्टिव वारंटी नहीं है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आई गई। भाई गुड्स आपने इस साल बेचे, गुड्स इस साल बेचे, इसकी सेल की वजह से ऑब्लिगेशन आ रही है। अगर ये सेल ही नहीं की होती तो ऑब्लिगेशन ही नहीं आती। तो इवेंट कब हुआ है, इस साल हुआ है, तो रिकॉर्ड भी कब होगा, इस साल होगा। कहता है द सेल ऑफ प्रोडक्ट विद अ वारंटी गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है, ऑल्दो it is not probable that a single washing machine will need repairing or replacing, it is probable that some repair or replacement will be required in respect of the washing machine sold in the year, therefore there is a probable outflow of resources. देखो इस क्वेश्चन में एक चीज समझना, कहता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट व्हिच बिकम अपरेंट इन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ सेल बेस्ड ऑन पास्ट, इट इज प्रोबेबल दैट देयर इज वारंटी क्लेम रिलेटेड टू 2%। कहता है ज्यादा नहीं, सिर्फ 2% आएंगे। भाई अगर 2% आए, 5% आए, मुझे तो इससे मतलब ही नहीं है कितना आएगा। मेरे को अभी स्टेप में तो ये मतलब है कि होगा या नहीं होगा। भाई मैं जाऊं चाहे 1 चॉकलेट लाऊं, 2 चॉकलेट लाऊं, या 10 गुड्स रिपेयर करूं, 50 गुड्स रिपेयर करूं, उससे अभी कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से क्या क्या 1% के भी होने के चांस 50% से ज्यादा है, इन 2% के होने के चांस तो 100% ही है। कहता है ऑन एन एवरेज हर बार ही 2-2% का रिपेयर आ जाता है। तो इसके होने के चांस कितने हैं, 2% इज नॉट अ चांस, 2% के होने के चांस कितने हैं कि 2% रिपेयर आएगा ही आएगा, उसके चांस 50% से ज्यादा है। पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता है, तो प्रोबेबल है कि नहीं, प्रोबेबल है। दूसरी कंडीशन भी चेक हो गई, पहली कंडीशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दूसरी प्रोबेबल, किसी चीज के होने के चांस 50% से ज्यादा हो, बिल्कुल होंगे, और तीसरा मेजर हो सकता है। ऑब्वियसली एस्टिमेट लगा सकते हो, आपको तो पास से पता ही है ना कितना खर्चा आता है, पहली बार थोड़ी कर रहे हो, तो ये एस्टिमेटेबल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोविजन बनेगा। दूसरा लेके आओ, अ रिटेल स्टोर हैज अ पॉलिसी ऑफ रिफंडिंग परचेज बाय डिससेटिस्फाइड कस्टमर। अरे कस्टमर, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, डिससेटिस्फाइड हो हमसे परचेज करने के बाद, इवन दो इट इज नो लीगल ऑब्लिगेशन, कहता है मेरी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तुम सामान खरीद के ले गए, तुम्हारा सामान है, अपन ने कोई ऐसी बात नहीं करी, बट कल को कस्टमर आ जाता है हमारे पास, तो अपना दिल है दरिया, कस्टमर कहता है कि नहीं मजा आया, तो कहता है जा 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 जी ले अपनी जिंदगी, ले अपना पैसा वापस ले और घर जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जब तुम इतने बड़े टाटा जी हो, दिल वाले हो, तो दिक्कत ही क्या है। कहता है अ रिटेल स्टोर हैज अ पॉलिसी ऑफ रिफंडिंग, तो ये भी अपने लिए प्रोविडेंट ऑब्लिगेशन है, खत्म बात। जब आपका दिल है, आप करोगे ही करोगे, तो पैसा तो लगेगा ना वहां भी, ऑब्लिगेशन तो आपके सर पे खड़ी होगी। भाई अकाउंट्स को ये मतलब नहीं होता, बिजनेस को, ओनर को इस बात से मतलब नहीं होता कि ऑब्लिगेशन लीगल है या लीगल नहीं है। ऑब्लिगेशन तो ऑब्लिगेशन है, चाहे मेरे ऊपर लीगल आए, चाहे मेरे ऊपर मेरी खुद की हैबिट से आए, ऑब्लिगेशन तो ऑब्लिगेशन। भाई आपकी आदत है कि सुबह जल्दी उठ के आप घर में सबके लिए चाय बनाते, तो भाई जब आप घर में सबके लिए चाय बनाने लग गए हो, या कुछ भी आप घर में सबके लिए कुक करते हो, आपकी एक हैबिट है, डेली करते हो, तो उनकी आदत बन गई और आपने वो एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी, अब बनाओ डेली। लीगल थोड़ी है, बट आप मना नहीं कर सकते, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा, आप टाइम पे उठो, सामान है नहीं है तभी बना पाओगे, एक दिन पहले सारी चीजों को प्लान करना है। तो वही बात है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ पास्ट इवेंट, the obligation event is sale of product which give rise to constructive obligation because the store conduct has created a valid expectation in its customer that it will refund the purchases। बस बाकी बातें तो सेम है, प्रोबेबल तो है ही, पैसे का होने का होता ही है पास्ट एक्सपीरियंस से, और बेस्ट एस्टिमेट लगाया जा सकता है। देखो 2 पॉइंट अभी तक डिस्कस करें। पहला पॉइंट डिस्कस किया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, परेशान नहीं होना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। दूसरा पॉइंट बच्चा मैंने आपके साथ डिस्कस क्या किया, प्रोबेबल आउटफ्लो, प्रोबेबल आउटफ्लो। सर दोनों बात समझ आ गई, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन समझ आ गई, प्रोबेबल आउटफ्लो समझ आ गई।
अच्छा, प्रोबेबल आउटफ्लो में कोई पॉइंट नहीं है, इतना ही पॉइंट है कि 50% से ज्यादा चांस हारने के हैं, हारने के, मोर देन लाइकली वी विल लूज देन विन। हाँ, विनिंग चांस आर मोर देन द लूजिंग, जो कि आपके हैं भाई। सर के साथ आपके चांस क्या है पास होने के, बता दो जल्द, चैट बॉक्स पे लिख दो। सर के साथ पास होने के चांसेस क्या है? 50% है, 40% है, 100% है, प्रोबेबल है, सर्टेन है, क्या है? बात आती है तीसरी कि मेजर क्या करें, कि मार्क्स कितने आएंगे हमारे, कितने आएंगे, 90 आएंगे, 80 आएंगे, 70 आएंगे, रैंक आएगी, क्या आएगी, क्या प्रोविजन आज मेजर हो सकता है? तो कहता है यस, मैं आपको दो तरीके बताता हूं मेजर करने के, ये भी बड़ा मस्त है। कहता है प्रोविजन इज इक्वल टू बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड एट रिपोर्टिंग डेट। कहता है ईयर एंड पे बेस्ट एस्टिमेट लगाओ, ईयर एंड पे पूरा बैठ के दिमाग लगाओ, फोरकास्टिंग करो। आजकल ऐप नहीं आते इंस्टाग्राम पे, भविष्य बताते हैं, फ्री चैट्स, जानिए कब होगी आपकी अगली शादी, कौन कर रहा है आपका वेट, कब मिलेगी कार, कब मिलेगी घरवाली, कब मिलेगा घर। तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं वो ऐप वाले, और बच्चे लगे रहते हैं, वहां लगे रहते हो, यहीं यहीं थोड़ा ध्यान लगा लो बेटा। भविष्य वहां क्या, यहाँ भविष्य खुद प्रिडिक्ट करो, और फिर देखो दुनिया आपसे प्रिडिक्ट कराएगी। प्रिडिक्ट करो, ईयर एंड पे बैठ के एस्टिमेट लगाओ कि भाई कितने का प्रोविजन बनेगा। तो कहता है एस्टिमेट के लगाने से पहले दो बातें ध्यान रखना, कि ऑब्लिगेशन सिंगल है या लार्ज पॉपुलेशन है, न्यूमरस है। चलो ये मैं समझा दूं पहले आपको। कहता है यहां पे ध्यान ये रखना कि ये जो ऑब्लिगेशन है ना, ऑब्लिगेशन बच्चों दो तरीके की होती है। एक होती है वन ऑफ, एक ऑब्लिगेशन को मैं क्या बोलता हूं, वन ऑफ, सिंगल इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और दूसरा होता है न्यूमरस, मल्टीपल। भाई जैसे एम्प्लॉय है, वो केस वाला जो मेरा कोर्ट केस वाला एम्प्लॉय वाला एग्जांपल था, उसमें तीन में से कोई एक केस होगा। मान लो वर्स्ट केस मैंने पूछा, मैंने अपने वकील से पूछा कि भाई वर्स्ट हमारे साथ बुरा से बुरा हुआ तो हमें कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, एस्टिमेट लगा रहे हैं हम, बताओ मुझे। तो कहता है सर अगर वर्स्ट हुआ तो $10,000 देनी पड़ेगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बेस्ट केस, मतलब बेस्ट केस, जिंदगी बिल्कुल मजे में हो जाए, कम से कम कोर्ट हम पे फाइन लगाए, कहते हम कम से कम $2,000 देनी पड़ेगी। मैंने कहा दूसरा एवरेज, मोस्ट लाइकली, मतलब जनरली इन केसेस में कितने की पेनल्टी बनती है? तो कहता है $5,000 की बनती है सर। तो अपन कंफ्यूज, ओनर कंफ्यूज। ओनर कहता है, अकाउंटेंट कहता है भाई प्रोविजन किस पे बनाए, अपने अकाउंटेंट से पूछता है दोस्त मुझे बताओ ना प्रोविजन किस पे बनाया जाए। ये वकील साहब ने तो अपन को तीन बातें बोल दी, कंफ्यूज कर दिया कि किस पे प्रोविजन बनाए, वर्स्ट पे बनाए, मोस्ट लाइकली पे बनाए, या बेस्ट पे बनाए। दूर करो कंफ्यूजन। आपको ये मत कह देना कि सर वर्स्ट पे बनाना 10,000 पे, आप ज्यादा प्रूडेंट नहीं हो, प्रैक्टिकल भी रहो। इतना भी नहीं डरना, इतना भी नहीं डरना कि घर से निकलो ही नहीं। बाबू जिंदगी भी जीनी है, डर डर में ही थोड़ी रहना है भाई। कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, छाछ को भी ठंडा करके पीता है। बट मैंने कई बच्चे देखे हैं, बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज में मैं बहुत देखता हूँ, ये बच्चों का बड़ा है कि वो फूकते ही रहते हैं, पीते ही नहीं है, खराब हो जाती है छाछ। अरे फूक फूक के पीता तो है, इतना क्या फूके जा रहे हो कि आप पी ही नहीं रहे हो छाछ को। तो समझना है, चीजों को समझना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कंसेप्चुअली सोचना है, रिलेवेंट रहना है, डरना नहीं है। अरे वर्स्ट केस सिनेरियो थोड़ी लोगे, ये तो वंस इन अ वाइल वाली चीजें हैं। किस पे बनाओगे? कहता है मोस्ट लाइकली, जिसके होने के चांस, बेस्ट एस्टिमेट, आप जो बेस्ट एस्टिमेट कर सको वो करना है। खर्चा ये थोड़ी लेना कि वर्स्ट से वर्स्ट सोचेंगे सर हमारे मार्क्स सबसे कम आएंगे। अरे एवरेज लेके चलता है इंसान, ये थोड़ी सोचता है कि मैं फेल ही हो जाऊंगा, मैं एक्सट्रीम हो जाऊंगा, रैंक ही आ जाएगी। रैंकर को भी नहीं पता होता रैंक आ जाएगी। तो ध्यान रखना, फूकना ही नहीं है, पीना भी है, चीजों को ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अपन को कौन सा लेना है? मोस्ट लाइकली केस लेना है, वन ऑफ आइटम है। सर वन ऑफ आइटम का मतलब क्या है? तीनों में से कोई एक हो। अच्छा तीनों एक साथ हो सकते हैं क्या? तीनों पेनल्टी एक साथ लग सकती है? नहीं, तीनों में से एक लगेगी ना, इसे ही बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भाई जैसे शादी है, आपके पास चार कैंडिडेट है, चार जनों से आपकी बात चल रही है, उनकी भी चल रही होगी चार पांच से,
बट होगी तो एक से, एक को करते ही सब बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे एक साथ करोगे तो किसी एक से। भाई मान लो कैटरीना जी हैं, करीना जी हैं, ऐश्वर्या जी हैं, तो होगी तो एक से, बाकी रिजेक्ट, बाकी का ऑप्शन बंद एक बार हो गया तो। हाँ, अब बच्चे कहेंगे सर ये भी बात डिपेंड करती है लॉ पे, सिचुएशन पे, कंट्री पे। बात तो सही है, बट आप समझ गए सर क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। लूप होल तो हर बात के है बच्चों। न्यूमरस का क्या सर है? अब न्यूमरस देखो, एम्प्लॉय वाला एग्जांपल तो ये हो गया, वारंटी वाला न्यूमरस का होता है, उसमें ना सारे एक साथ होते हैं, जैसे माइनर, कुछ रिपेयर माइनर आएंगी, कुछ रिपेयर मेजर आएंगी, कुछ रिपेयर नो आएंगी। तो कहता है इसमें तीनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं। मान लो हमने 10,000 गुड्स बेचे, 10,000 डॉलर का हमारा माइनर का खर्चा हमें लग रहा है, जिसके होने के चांस की प्रोबेबिलिटी है 10%। लेट से क्वेश्चन कहता है मेजर खर्चे हमारा होगा मान लो 50,000 का, $50,000 का मेजर में, और उसकी प्रोबेबिलिटी मान लो क्वेश्चन कहता है 70% है। और नो में तो अपना जीरो खर्चा होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 70-10 कितना हो गया 80-20% है। तो लॉ कहता है यहां पे तीनों इवेंट होंगे, तीनों इवेंट। ये सिनेरियो अलग है बच्चा, ध्यान से समझ लेना। ये सिनेरियो वो सिनेरियो है जिसमें आपका इवेंट तीनों होगा माइनर। अच्छा, आप सामान बेचोगे तो कुछ गुड्स में माइनर रिपेयर आएगी, कुछ में मेजर रिपेयर आएगी, कुछ में रिपेयर ही नहीं आएगी। तो इवेंट इसमें तीनों एक साथ होंगे तो हम इसे न्यूमरस या मल्टीपल इवेंट बोलते हैं। भाई आप किसी शादी में गए हो तो बूफे लगा हुआ है, खाना लगा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई एक ही आइटम खाओगे बाकी नहीं खा सकते। जो मन करता है कुछ ज्यादा ले सकते हो, कुछ कम ले सकते हो। तो वही बात है कि वहां पे सारे इवेंट एक साथ पॉसिबल है, सारे इवेंट एक साथ पॉसिबल। तो माइनर, मेजर और नो। और माइनर का मतलब $10,000, 50,000। तो लॉ सिर्फ यहां पे सिंपल सा कहता है जितना भी तुम्हारा खर्चा होगा उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी टोटल आएगा इसका, इन तीनों का, ये तो जीरो ही आएगा, उसका प्रोविजन बनेगा। ये बनेगा बेस्ट एस्टिमेट। आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी, आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बताएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ? होपफुली बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं ना बच्चों, ठीक है? स्लो तो नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा ही कवर कर रहा हूं, पर देख लो कोई बात नहीं बच्चों। व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ प्रोविजन फॉर द आउटकम ऑफ लॉ सूट? अरे ये क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। कहता है द डायरेक्टर ऑफ विंग्स कंपनी, अरे विंग है इस कंपनी के डायरेक्टर के, have received a legal advice that the most likely outcome of a lawsuit brought by a customer is that there is a 75% chance that company will lose the case. अच्छा, 75% चांस है, ओके। हैव टू पे $50,000 and a 15% chance having to pay 70,000 and a 10% chance nothing to pay. जल्दी से बता दो बच्चा, आंसर लिख दो इसका। और मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। तीन आउटकम, तीन प्रोबेबिलिटी दी हुई है, बच्चों का दिल एकदम से लग जाएगा, और बच्चे ने अभी पढ़ा हुआ नॉलेज लगा देंगे, सर कहेंगे सर हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको लग रहा है हम तो सही आंसर बताएंगे, और सही आंसर इसका क्या होगा? आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी, आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी, आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी। भाई एक केस है 50,000, 15%, 75% चांस। अपन को तीन केस दिए हैं, 50,000 होने के कितने चांस है? 75%। सर बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप क्या बात कर रहे हो? वही तो बात है बच्चा, चीजें करने बैठो तो आसान ही है। 70,000 15%, समझो तो चीजें आसान है, ना समझो तो ना समझिए। और 70,000 सॉरी एंड 10% चांस ऑफ पेइंग नथिंग, जीरो का 10%। सर अभी आपने पढ़ाया कि डिफरेंट आउटकम की डिफरेंट प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो ऐसे करते हैं, और ये सर हमारा आंसर आ गया। आप बता दो अब आपको क्या लगता है? बाबू गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं पढ़ाया मैंने। यही तो रट्टा है तुम्हारी जिंदगी का कि तुम सुनते ही बस एंड की बात हो, अपने हिसाब से सुनते हो, घर वालों की नहीं सुनते, बाहर वालों की नहीं सुनते, उसी की सुनते हो बस, हमारी कहाँ सुनोगे? इतना सुनते हो, रात दिन सुनते हो बाबू, सोना करते हो,
तो कहाँ हमारी याद आएगी, हमारी बातें कहाँ इस दिमाग में जाएंगी, पहले ही इतना भरा हुआ है भाई। भरे हुए कप में पानी में आप और नॉलेज डालोगे तो पानी बाहर गिरेगा, झलकेगा, और आप लोग भरे हुए कप हो, खाली हो पहले। अरे मैंने ये थोड़ी बोला है कि आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी दिया हो तो हमेशा ये चिपका देना। मैंने क्या बोला था, पहले देखो वन ऑफ आइटम है, न्यूमरस आइटम है, ये तीनों इवेंट एक साथ हो भी सकते हैं क्या, या तीनों में से कोई एक होगा। भाई रिपेयर में तीनों हो सकते हैं, खाना आप सारा खा सकते हो, शादी में कोई सा भी आइटम प्लेट में सारे आइटम भर के ला सकते हो, बट वन ऑफ तो एक ही होगा। और ये तो वन ऑफ इवेंट का एग्जांपल है। डायरेक्टर ने रिसीव लीगल एडवाइस, लॉ सूट, जो कस्टमर ने एक लॉ सूट किया तो कस्टमर को तीनों पैसे थोड़ी मिल जाएंगे, तीनों में से एक चीज होगी, या तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, चाहे प्रोबेबिलिटी दी हुई है। इससे हमें क्या मतलब है इस प्रोबेबिलिटी से, ये प्रोबेबिलिटी तो बस सिनेरियो बता रहे हैं कि मोस्ट लाइकली पैसा 50,000 जाएगा, 15% 70,000 है, और 10%, और जिसका आंसर क्या होगा, सी होगा। जिस बच्चे का सही आया, बहुत बढ़िया बच्चा, वो सुन रहा है बात को, वो है अल्फा जिंदगी। और जो आम जिंदगी है, वो मेंटोस जिंदगी तक पहुंचना चाहते हैं तो क्वेश्चन को रीड करो, कंसेप्ट कुछ नया नहीं था, ढंग से रीड किया करो। द करेक्ट आंसर सी, द फॉर अ सिंगल ऑब्लिगेशन बेस्ट एस्टिमेट इज मोस्ट लाइकली आउटकम। और 70% प्रोबेबिलिटी जिसकी है उसके होने के चांस सबसे कम थोड़ी होंगे, उसके तो सबसे ज्यादा होंगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, असर प्रोविजन रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद क्या, तो लॉ कहता है रीमेजर करो ईयर एंड पे, हर बार ईयर एंड पे। मान लो 2-3 साल का प्रोविजन है, इस साल बनाया, अगले साल भी सेटल नहीं हुआ, तो अगले साल ईयर एंड पे उसको रीमेजर करो। और अगर डिस्काउंट करने की जरूरत है, बहुत एक साल से ज्यादा का, तो डिस्काउंट भी किया जा सकता है और अनवाइंड किया जा सकता है। जैसे अनवाइंडिंग नहीं करते अपन, प्रेजेंट वैल्यू पे दिखा के इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट इंटरेस्ट, क्रेडिट प्रोविजन, डेबिट इंटरेस्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू पे अगर मेरा प्रोविजन 4 से 5 साल बाद होगा तो उसकी आज मैं प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लूंगा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट की तरह। चलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आगे चलते हैं बात, ठीक है। देखो अच्छा, अब बात आती है, क्या कहती है कि भाई प्रोविजन नहीं बना रहे हो, ओके है, प्रोविजन नहीं बना रहे हो तो क्या। अब लॉ बिल्कुल सिंपल हो गया, लॉ कहता है, समझना, कहता है 3 केस हो सकते हैं। कितने केस हो सकते हैं, 3 केस हो सकते हैं। सर कैसे 3 केस, 0 to 5%, 5 to 50% एंड 50 to 100%। कहता है ये 3 केस मेरे दोस्तों पॉसिबल हैं। अगर किसी चीज के होने के चांस 0 to 5% है तो उसे रिमोट बोलेंगे, रिमोट ऑब्लिगेशन। देखो अब समझना बात, ऊपर वाली बात जो पढ़ाई ना वो सब लिंक कर रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे, रिमोट ऑब्लिगेशन। अगर किसी चीज के होने के चांस 5 से 50% है तो इसे बोलते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन। वर्ड सुनना, पॉसिबल, टेक्निकल वर्ड एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, पॉसिबल, पॉसिबल। और ऊपर 50 से ऊपर वाले वर्ड को क्या बोला था, प्रोबेबल, PROBABL, प्रोबेबल, प्रोबेबल। अगर किसी चीज के होने के चांस 50% से ज्यादा है तो प्रोबेबल बोलेंगे, और कोई चीज प्रोबेबल है तो उसका क्या बनेगा, प्रोविजन बनेगा। सिंपल सी बात हो गई, कर ली बात, यहां तक अकाउंटिंग होगी, मतलब इसका जिक्र भी होगा और इसका फिक्र भी होगा। इस प्रोविजन की सबको बताएंगे, अकाउंटिंग करेंगे, जिक्र करेंगे या फिक्र करेंगे। कहता है अगर ऑब्लिगेशन पॉसिबल है तो छोटी मोटी बात तो नहीं है, 30% 40% चांस है, रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बहुत छोटी बात भी नहीं है, बीच की बात है। तो कहता है इसको आप अकाउंट तो मत करो, इसकी अकाउंटिंग नहीं करो, कोई बात नहीं, इसकी जर्नल एंट्री पास मत करो, डेबिट क्रेडिट मत करो, बट दुनिया को एटलीस्ट डिस्क्लोज तो कर दो, बता तो दो कि हमारे ऊपर कोई ऐसी बात चल रही है, केस चल रहा है। कहता है डिस्क्लोज कर दो। और इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डिस्क्लोज करते हैं, इसको बोलते हैं बच्चा कंटीजेंट लायबिलिटी। टर्म यूज करते हैं इसके लिए, CL जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। भाई लॉ सिंपल सा कह रहा है, एक ही बात कह रहा है लॉ, कि अगर ऑब्लिगेशन पॉसिबल है, मतलब अकाउंटिंग अपन को नहीं करनी है, हारने के चांस कम है, 40% है, 30% है, ठीक है, हारने के चांस ज्यादा नहीं है, बट लॉ कहता है ठीक है अकाउंटिंग मत करो। बट ये बात इतनी भी छोटी नहीं है कि आप डिस्क्लोज नहीं करो, लोगों को बताओ कि नेचर क्या है लायबिलिटी का, कल को हार गए तो क्या पैसा देना पड़ेगा। भाई कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, लॉयर कहता है ये कस्टमर का जो केस है ना हम जीत जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कस्टमर नहीं जीत पाएगा, 70% चांस है हम जीतेंगे, 30% चांस है हम हारेंगे, और हम बताते ही नहीं है, मतलब इसकी अकाउंटिंग नहीं करते हैं, प्रोविजन नहीं बनाते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं, और ना जिक्र करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, इसका डिस्क्लोजर भी नहीं डालते, शेयर होल्डर को कुछ पता ही नहीं है कि केस चल रहा है कंपनी में, एटलीस्ट उसका जिक्र तो करो, फिक्र मत करो बट जिक्र तो करो।
भाई अगर आप जिक्र ही नहीं करोगे, आपके यार दोस्तों को पता ही नहीं है कि आपकी शादी की बात चल रही है, और अचानक से आते हो और बोलते हो यार मेरी तो शादी हो गई, बैठे साथ और दोस्त को बता दिया भाई मेरी तो एंगेजमेंट हो गई, मेरी तो शादी हो गई, तो वो तो फिर कुटाई करेंगे ना, फिर तो बात बिगड़ेगी ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा ना कि यार तुम्हें बताना तो चाहिए था, ठीक है पार्टी वार्टी नहीं देनी, कुछ भी बात है, ठीक है अभी बताते तो सही, जिक्र तो करते कि तुम्हारी बातचीत चल रही है, बहुत मेजर चांस नहीं थे बट चल रही है, बट कब मेजर बन जाए किसी बात का पता थोड़ी होता है। तो लॉ कहता है अगर कोई लायबिलिटी कंटीजेंट है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन कंफर्म्ड बाय फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, कहता है ऑब्लिगेशन प्रेजेंट नहीं है, पॉसिबल है, कंफर्म्ड बाय फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स होंगे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल है, नो रिलायबल एस्टिमेट, मतलब तीनों में से कोई भी कंडीशन ब्रीच होती है, ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है बट आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं, पॉसिबल है, या आउटफ्लो मेजर नहीं हो सकता, सारे केस में क्या बनेगी, कंटिन्यूड लायबिलिटी बनेगी, नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोज अनलेस चांस ऑफ आउटफ्लो इज रिमोट, और कहता है अगर रिमोट है तो फिर कुछ भी नहीं करना, ना अकाउंटिंग ना, अब इसकी कोई बात नहीं है भाई, 4-5% की चीजों की नहीं टेंशन लेंगे, ये दुनिया को नहीं चिल्लाते फिरेंगे, 4-5% चांस है कि अपना काम बन जाए, 4%, 5% चांस है, 2% चांस है कि दिक्कत आए, तो क्या बात है, उस बात की क्या टेंशन लेनी, रिमोट ऑब्लिगेशन का दिमाग में लोड नहीं लेना, ना अकाउंटिंग करनी है ना डिस्क्लोजर करना है, बट ऑब्लिगेशन अगर पॉसिबल है तो अकाउंटिंग तो नहीं करेंगे बट डिस्क्लोज करेंगे, और डिस्क्लोज में दो बात बताते हैं जनरली हम, नेचर ऑफ लायबिलिटी, किस टाइप की लायबिलिटी है, मतलब एम्प्लॉय कंपनसेशन है, वारंटी है, और दूसरा मिनिमम ये दो बात बतानी होती है, फाइनेंशियल इंपैक्ट, कल को कितना हमें एस्टिमेट लग रहा है लिख के बताना है, मतलब वही जो अकाउंटिंग करते हो वो प्रॉपर लिख के बताना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टच नहीं करना, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर देना, इस बात को, आती है बात समझ। आगे देखो कॉन्टीजेंट एसेट, अब बाबू बात आती है कॉन्टीजेंट एसेट की, सर ये क्या है, तो ये उल्टी बात, जो हमने पढ़ा उससे रिवर्स रिवर्स में आ गए, उल्टे गेयर में आ गए, फ्लिप साइड में आ गए, अभी तक केस हो रहा था हम पे भाई, अभी तक हमसे नाराजगी थी, अब हम नाराज हो रहे हैं सामने वाले पे, अब हमने केस कर दिया उन पे, और जब हमने केस उन पे कर दिया है तो यहां पे अपन को जानना है कि क्या, अब देखो अभी तक आउटफ्लो की बात कर रहे थे, अब मैं किसी पे केस करूंगा तो मुझे इनफ्लो आएगा, तो क्या मैं उस इनफ्लो को बुक में एसेट दिखा सकता हूं क्या, आउटफ्लो को तो आप एक्सपेंस दिखाओगे, आउटफ्लो को तो आप लायबिलिटी दिखाओगे, बट अगर आपने केस किया हुआ है, अब आप वो एम्प्लॉय हो, अब आप वो कस्टमर हो, फॉर एग्जाम्पल भाई कस्टमर है, उसने एक ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदा कंपनी से, मान लो कोई कंपनी है, लेट्स से शुगर है, मामा अर्थ है, एक कंपनी से खरीदा, तो उस कस्टमर ने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके उस पे इस कंपनी पे केस कर दिया, अब ये कस्टमर कल को केस जीतेगी तो इसके लिए तो क्या है, इनफ्लो या आउटफ्लो, अब मैं हम कस्टमर की बुक में अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो लॉ यहां भी बहुत सिंपल है, कहता है कस्टमर, तुम कस्टमर हो, अब तुम मामा अर्थ नहीं हो, तुमने केस किया है तो इनफ्लो आएगा, और इनफ्लो के साथ तो लॉ और भी खतरनाक है, कहता है दुख को तो मैं प्रिडिक्ट करने को तैयार हूं, दुख को तो मैं लो से लो प्रोबेबिलिटी पे भी, देखो कहता है 50-60% चांस है तो दुख को प्रिडिक्ट करो, अकाउंट करो, वरना डिस्क्लोज करो, बड़ा लॉ स्ट्रिक्ट है दुख के साथ, बट खुशियों के साथ लॉ कहता है इनफ्लो के साथ मैं ये बात नहीं करूंगा, तीन चीज चेक कर लेते हैं इनफ्लो के साथ, कहता है क्या इसके होने के चांस रिमोट है क्या, रिमोट वही परसेंटेज वही याद रखना, रिमोट है क्या या पॉसिबल है क्या, कहता है अगर ये दोनों में से कोई भी चांस है, रिमोट या पॉसिबल, तीसरा कहता है इसके होने के चांस क्या प्रोबेबल है, या एक नया वर्ड और ऐड किया इसमें यहां पे, वर्चुअली सर्टेन, वर्चुअली सर्टेन, कहता है कि भाई ये जो इनफ्लो है मेरे दोस्त, इसके होने के चांस क्या है, रिमोट है, प्रोबेबल है, या वर्चुअली सर्टेन है, तो लॉ कहता है अगर रिमोट है मतलब 0 to 50% आ गया ना, रिमोट और पॉसिबल दोनों मिला दे, तो कहता है कुछ नहीं करना, इग्नोर, टोटल इग्नोर, ना डिस्क्लोज करोगे, इस इनफ्लो का जिक्र भी नहीं करोगे, ना बात करोगे किसी से कि हम अगर पास होने के चांस आपके 0 to 50% है तो किसी से नहीं बात करोगे, नहीं घर में हंगामा करोगे मैं पास हो जाऊंगा,
और ना इसकी कोई अकाउंटिंग करोगे, ना कोई प्रिपरेशन करोगे, कुछ नहीं, प्रोबेबल है, मतलब 50% से ज्यादा चांस है, तो लॉ कहता है डिस्क्लोज करना। वहां पे देखो क्या कहता था, अकाउंट करना, यहां पे सिर्फ डिस्क्लोज करना एज सीए। सीए क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, सीए क्या है, कंटीजेंट एसेट। इसको पढ़ के समझ के बनोगे एसीसीए। तो क्या, डिस्क्लोज एज सीए मतलब कंटीजेंट एसेट। और अगर वर्चुअली सर्टेन है, अब वर्चुअल सर्टेन का क्राइटेरिया जनरली अपन मानते हैं 95% से ज्यादा। अब यहां ध्यान रखना 95% का क्राइटेरिया दिया हुआ है, मतलब सब कुछ हो चुका है, बस बात ना सेटलमेंट की रह गई है, कोर्ट ऑर्डर पास हो गया है, बस मिलना बाकी रह गया है, लीगल प्रोसेस बाकी रह गया, मतलब 100% चांस है कि तुम्हारा इन्फ्लो पक्का हो गया, कस्टमर को कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया कि हाँ तुम जीत गए हो केस, बस लीगल प्रोसीडिंग चल रही है और पैसा आ जाएगा। तो लॉ कहता है उस केस के अंदर इसको रियल एसेट दिखाओ, अब जाके कंटीजेंट एसेट नहीं बनेगा, अब ये रियल एसेट बन जाएगा बुक्स में। तो ये इनफ्लो को एसेट दिखा सकते हो, डेबिट एसेट क्रेडिट गेन, डेबिट एसेट क्रेडिट गेन दिखा सकते हो, तब दिखा सकते हो एसेट जब 95% यानी वर्चुअली सर्टेन बोलते हैं। वर्चुअली सर्टेन मतलब बस अब सर्टेन है, एविडेंस सारे हमारे साथ है, जस्ट वी आर लेफ्ट विद द लीगल प्रोसीडिंग। मान लो इंश्योरेंस कहीं से रिसीव होना है, इंश्योरेंस क्लेम हमने ले रखा है, इंश्योरेंस क्लेम पास हो गया है, बस लीगल फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंटेशंस रह गए हैं, उसको देते ही हमें क्लेम मिल जाएगा, तब अपन अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं कि मिलने के चांस पक्का हो गया है, कस्टमर का इनफ्लो पक्का हो गया है, तब कस्टमर दिखा सकता है अपनी बुक्स में। लायबिलिटी के साथ ऐसा नहीं था, लायबिलिटी तो प्रोबेबल पे ही दिखा रहा था, बट इनफ्लो, अब इनफ्लो है, अब फ्लिप साइड है, उल्टा है। अरे बच्चा अब उल्टी साइड हो गई, दूसरी बात हो गई, अब पैसे मिलने वाली साइड आ गए हो आप अकाउंटिंग अब किसके बन गए हो, अब अकाउंटेंट किसके बन गए हो, आप ओनर कौन से बन गए हो, जिसने केस किया है भाई, इस कस्टमर ने केस किया है कंपनी के ऊपर। तो वो बात समझनी है, रिमोट, पॉसिबल, प्रोबेबल और वर्चुअली सर्टेन। तो ये पढ़ लेना बच्चों इसको। अच्छा, ये वैसे जो अभी तक मैंने आपको IAS 37 बताया वो थोड़ा सा बचा और थोड़ा सा सर के साथ। अब ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपके IAS 37 में आते हैं, स्पेसिफिकली FR और SBR में, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है ये। यहां से जो चीज एरिया स्टार्ट होता है ये स्पेसिफिकली FR और SBR का एरिया। स्पेशल केसेस मैंने अलग करे हैं, ये कुछ प्रोविजन के स्पेशल केस हैं जहां पे लॉ कहता है मैं प्रोविजन को लेके स्पेसिफिकली बताऊंगा कि बनेगा या नहीं बनेगा, जिसमें टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, गलतियां होती हैं, उन केसेस को जिक्र किया है। पहला है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस या रिपेयर्स। ध्यान रखना, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस बोले या रिपेयर कभी बोले क्वेश्चन में, रिपेयर मेंटेनेंस होती है ना, वो बोले, तो ध्यान रखो इसके लिए क्या कहता है। अगर आपका कोई फ्यूचर का ऑपरेटिंग लॉसेस है, नो प्रोविजन अलाउड, अ प्रोविजन मस्ट नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस बिकॉज no past event, no present obligation. However, if future losses are expected, test asset for impairment under IAS 36. वाह, क्या लिंकेज किया है IAS 36 से, अपनी पहली क्लास में पढ़ा था अपन। कहता है अच्छा एक बात समझो, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे लग रहा है कि अगले साल इस बिजनेस में लॉसेस होंगे, सेकेंड ईयर में धंधे में कमाई नहीं होगी, लॉस होगा, नुकसान होगा, नुकसान होगा, अपन को पता लग गया। तो बताओ बच्चों, प्रोविजन आज बनाए या नहीं बनाए? सवाल इतना सा है, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, लॉस नेक्स्ट ईयर में होगा, मुझे पता आज चल गया, क्या मेरी प्रोविजन की कंडीशन फुलफिल हो गई? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल मेजरमेंट। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ लगाओ। काफी बच्चे कहेंगे सर नहीं बनाए, बट क्यों नहीं बनाए? सर क्योंकि ये ऑब्लिगेशन क्या है, प्रेजेंट नहीं फ्यूचर। अरे तुम्हें अगले साल रेंट देना है, तुम्हें पता तो आज है, तो फिर तो उसको भी आज ही रिकॉर्ड करो। ऐसे तो हर फ्यूचर का खर्चा आज ही रिकॉर्ड हो जाएगा बाबू। कहता है वो इवेंट ही नहीं हुआ है, मान लो आप घर छोड़ देते हो, आप बिजनेस ही बंद कर देते हो, तो लॉस ही नहीं होगा। इट इज अवॉइडेबल और नॉट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एक अलग चीज होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपके किसी भी एक्शन से, आपके फ्यूचर एक्शन से अवॉइड नहीं हो सकती, वो तो चल रही है आपके ऊपर। सेटलमेंट अलग बात है, कोर्ट केस चल रहा है, कल को नहीं देना पड़ा, वो सब तो सेटलमेंट है। ऑब्लिगेशन तो आपके ऊपर आ गई ना, तो वैसे ही फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की तो ऑब्लिगेशन ही नहीं आई आज, रेंट पे करने की ऑब्लिगेशन ही नहीं आई है। भाई मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे लीज पे ले लिया, 5 साल की लीज पे घर ले लिया,
उसने कहा कि 5 साल की लीज पे ठीक है, आपने ऑफिस ले लिया, इसमें हर 3 साल में आप रिपेयर कराना, डेंटिंग कराना, पेंटिंग कराना, हर 3-3 साल में आपको कराना है। तो मेरी 3 साल बाद की ऑब्लिगेशन है, क्या मैं उसकी आज रिकॉर्डिंग करूं? मेरे को रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करना है बिल्डिंग का 3 साल बाद। अरे 3 साल तक किसने देखा है? क्या पता मैं 2 साल बाद छोड़ दूं, ठीक है, जो पेनल्टी लगेगी, ब्रीच करूंगा कॉन्ट्रैक्ट का, वो दे दा के छोड़ दूं। तो जब तक वो ऑब्लिगेशन ही नहीं अराइज हुई है, वो ऑब्लिगेशन ही प्रेजेंट नहीं है, ऑब्लिगेशन ही फ्यूचर है, आप आज उसका प्रोविजन नहीं बना सकते। फ्यूचर इवेंट्स के थोड़ी प्रोविजन बनाने हैं, फ्यूचर खर्चों के थोड़ी प्रोविजन बनाने हैं, उन खर्चों के प्रोविजन बनाने हैं जिनका ऑब्लिगेशन आ जाए। भाई आपकी अपने दोस्त से आप कह रहे हो कि नेक्स्ट ईयर अपन गोवा की ट्रिप पे जाएंगे, सेकेंड ईयर, बट अभी तक आपकी कोई बात ही नहीं हुई है, अभी तक आपने कोई प्लानिंग ही नहीं करी है, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है, तो आज थोड़ी उसके लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दोगे। पहले दोस्तों से बात करोगे, ऑब्लिगेटिंग इवेंट बनाओगे, ठीक है, पक्का वादा करते हैं एक दूसरे से कि जाएंगे इस बार, और फिर बात बनेगी ना। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस और रिपेयर का कोई प्रोविजन आज नहीं बनेगा, क्योंकि इट इज फ्यूचर ऑब्लिगेशन विच कैन बी अवॉइडेड बाय फ्यूचर एक्शन। सिंपल बात, फ्यूचर ऑब्लिगेशन अवॉइडेड बाय फ्यूचर एक्शन। अरे आपकी आपकी शादी होनी है नेक्स्ट ईयर, तो शादी जब तक नहीं होगी तब तक तो आप तोड़ सकते हो। भाई आपने प्लान बदल गया, मामला खत्म, तो ऑब्लिगेशन तो उसी टाइम आएगी ना, वो जब हो जाएगी। मैरिड तो तभी माने जाओगे ना जब हो जाओगे, तो लॉसेस भी तब माना जाएगा ना जब आएगा। आपने बिजनेस बंद कर दिया आज, तो प्रोविजन क्यों बना रहे हो? रिपेयर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो अगर आप ब्रीच कर सकते हो, तोड़ सकते हो, तब तो आपको क्या जरूरत है बनाने की? तो ये बात आपको समझनी है कि इस चीज का प्रोविजन नहीं बनेगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, कहता है अगर आप लॉसेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इंडिकेटर है, याद है I-36 में पढ़ाया था, इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिकेटर। अगर इंडिकेटर है तो इंपेयरमेंट का कैलकुलेशन होगा, सिंपल सी बात है। और कहता है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस हैं, एसबीआर में पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ऐसे लिंकेज वाले पॉइंट वहीं आते हैं। आपको वहाँ पे केस स्टडी वाइज लिखना होता है, एनालिसिस करना होता है केस का, तब सोचना होता है अच्छा फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस हैं, प्रोविजन तो नहीं बनेगा, बट क्या इस कंपनी ने इंपेयरमेंट का चेक किया? डायरेक्टर तुम भी भूल गए, डायरेक्टर भी भूल गया, तो क्या होगा? आगे देखो। अच्छा, अगला फंडा आता है बच्चा, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी से देखो, एक मिनट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, करें बच्चों डिस्कस। देखो पढ़ा आपने, अगला क्या है फंडा? तो अगला अगला अगली बात है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होते हैं सर? तो बच्चा ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बर्डन सम हो जाए। ऑनरस का मतलब होता है नुकसान वाले कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब एंटर हुए थे तो लगा था कि बेनिफिट ज्यादा होंगे, फायदे ज्यादा होंगे, नुकसान कम होंगे। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के नुकसान ज्यादा हो जाए, कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने में आपका नुकसान होगा ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, बेनिफिट कम आएंगे, तो बच्चा उसे हम ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर उसको निभाने में यू आर मेकिंग लॉसेस तो क्या है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। भाई आपने कोई जगह रेंट पे ली, 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप बिजनेस कर रहे हो, अब उस बिजनेस से आपको लॉसेस हो रहे हैं, आपसे वो रेंट पे नहीं हो रही है, जितना बेनिफिट आना था उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो रहा है, और ऐसा ही चलता रह रहा है, कह रहा है कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट। अब आपके धंधे में नुकसान हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो गया है, अब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट निभाने में कोई फायदा नहीं है। भाई ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का क्या एग्जाम्पल हुआ जिंदगी में? भाई ऐसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है
जिसमें फायदे कम नुकसान ज्यादा है, और या नुकसान ही नुकसान है। तो शादी अगर किसी के दिमाग में आ रहा है बात, मैरिज आ रही है बात, तो गलत है बच्चों, ऐसे नहीं सोचते। वीडियो सर का रिकॉर्ड हो रहा है, बात कहीं भी जा सकती है, घर तक जा सकती है, तो ऐसी बातें अपन नहीं करेंगे। बात समझो, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फायदा कम नुकसान ज्यादा, जिनको निभाने में नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है, लॉस मेकिंग बन गए वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉस मेकिंग है, आगे भी लॉस होगा उन पे, उनको निभाने में फायदा नहीं होगा। तो लॉ यहाँ पे दो बातें कहता है। देखो यहाँ पे अब ये ऑब्लिगेशन, देखो कॉन्ट्रैक्ट जब ऑनर्स बन जाता है तो वो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की कैटेगरी से बाहर आ गया। अब वो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस वाली बात नहीं है कि लॉस होगा फ्यूचर में। हम कह रहे हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आज ही ऑनर्स हो गया है, लॉस मेकिंग हो गया है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा होगा ही नहीं, नुकसान ज्यादा होगा, फायदे कम होंगे। तो लॉ कहता है इसमें प्रोविजन बनाओगे, और कितने अमाउंट का बनाओगे, पहले क्लियर कर दिया। कहता है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट यानी बर्डन सम, आपके सर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बर्डन सम हो जाए। भाई कहते हैं ना, तेरे जैसा दोस्त हो तो दुश्मन नहीं चाहिए। तेरे से दोस्ती करके पछता रहे हैं, ये रिश्ते में आके टॉक्सिक हो गया, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है। तो बच्चों टॉक्सिक रिश्ता क्या है? जहां पे नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है, तो उस रिश्ते का क्या क्या उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनेगा? लॉ कहता है बिल्कुल बनेगा। ऑनरस हो चुका है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ऑब्लिगेशन आज आ गई है, प्रोविजन बनेगा। और किस अमाउंट बनेगा? कहता है चेक करो, अगर आप ब्रेकअप कर लेते हो और ब्रेकअप नहीं करते हो, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा फुलफिल करते हो, कंटिन्यू करते हो और निभाते हो, भाई दो ही ऑप्शन है। एक तो आपको या तो कॉन्ट्रैक्ट निभाओ क्योंकि आप एग्रीमेंट कर चुके हो, 10 साल का रेंट देने का लीज कर चुके हो, मैंने किसी से बोल दिया कि भाई मैं तुम्हें 10 साल तक रेंट दूंगा, वादा कर देता हूं, और नहीं दूंगा तो पेनल्टी दूंगा। तो कहता है ब्रेकअप करते हो, पेनल्टी देना पड़ेगा। देख लो कौन से कितना अमाउंट का पेनल्टी है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो पेनल्टी का। अगर कंटिन्यू करते हो तो कितना नुकसान होगा आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, जितना भी नुकसान होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। और दोनों में से जो विच एवर इज लोअर है उसके साथ चलेगा। भाई क्या दिक्कत है? अपन को ब्रेकअप और कंटिन्यू दोनों देखना पड़ेगा। भाई आज रिश्ता तोड़ दे, डिवोर्स ले ले, निकल जाए रिश्ते से, तो क्या एलिमनी देनी पड़ेगी, क्या खर्चा है, पेनल्टी है, जिंदगी पेनल्टी बन जाएगी आपकी, तो वो देखना है आपको कितना खर्चा आएगा। दूसरा, अगर निभाएं, कंटिन्यू करें, साथ साथ चलते रहें, डरते रहें, नुकसान सहते रहें, तो फिर बात है कि उसमें क्या नुकसान आएगा। दोनों में से देखो भाई, एक रैशनल बंदा दोनों में से लोअर काम करेगा। भाई तुम्हारे को मैं आज पेनल्टी ब्रीच करूं, किसी के साथ लीज ले रखा है, रेंट दे रखा है, मुझे 5 लाख रुपए उसे देने पड़ेंगे ब्रीच के, और अगर हर साल निभाऊं तो मेरा 10 लाख का नुकसान है प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में। तो अपन एक बात बताओ, किसके साथ जाओगे? 10 के नुकसान के साथ जाओगे, 5 के साथ जाओगे? एग्जीक्यूटिव वही करोगे। हायर का क्या मतलब है? यहाँ पे दोनों कॉमन सेंस का मतलब है, ब्रेकअप और पैचअप में से इंसान उसी को निभाएगा ना जहां कम खर्चा होगा। देखो नुकसान दोनों में है, ऑनरस का मतलब ही यही है। अच्छा, ऑनर्स का मतलब ये नहीं होता कि एक में फायदा एक में नुकसान, ऑनर्स का मतलब ये होता है कि दोनों में नुकसान, चाहे मैं निभाऊं तो भी फंसूंगा। वो है ना, निगलो तो दिक्कत और निकालो तो दिक्कत। फंस चुकी है, गले में हड्डी फंस चुकी है, गले में खाना फंस चुका है। ब्रेकअप भी नहीं, कंटिन्यू भी नहीं, नुकसान दोनों में से जहां कम होगा उसका, जब जो होना पक्का है उसका प्रोविजन बनाओगे। कोई चीज के होने की जब सर्टेनिटी हो गई है कि दोनों ही केस में नुकसान ही नुकसान है, जीने में और मरने में दोनों में नुकसान है, अगर तुम्हारे साथ जिए तो दिक्कत और निकल जाए तो दिक्कत, तो विच एवर इज लोअर। कहता है कॉन्ट्रैक्ट विच इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग ऑब्लिगेशन, अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ, कहता है जो कॉस्ट देनी देनी है, रेंट हर साल देनी देनी है, एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट टू बी रिसीव्ड, अगर उससे जो पैसा आना है उससे बेनिफिट, तब वो ऑनरस बनेगा, ऑनरस बनेगा। और ऑनरस बन गया तो कहता है प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड इफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट ड्यू टू पास्ट इवेंट आउटफ्लो, और वही मतलब प्रोविजन की कंडीशन चेक कर लो, वो सारी सेटिस्फाई होती है कि हाँ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल है, इवेंट हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, लॉसेस हो रहे हैं, पास्ट इवेंट हो चुका है, आउटफ्लो पक्का पक्का होना है, लॉसेस होने के चांसेस हो गए, तब कहता है प्रोविजन बना लो। और कितने अमाउंट का प्रोविजन बनेगा? कहता है मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन इज इक्वल्स टू लोअर ऑफ
कॉस्ट ऑफ फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ एग्जिट द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है कॉस्ट फुलफिल करने का और एग्जिट करने का, दोनों का देख लो। लोअर ऑफ, अगर लंबा है तो प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो, फुलफिल करने का और एग्जिट करने का, दोनों का। फुलफिल करेंगे तो क्या नुकसान होगा, और एग्जिट करेंगे यानी डिवोर्स लेंगे, ब्रेकअप करेंगे तो क्या नुकसान होगा। कॉस्ट ऑफ फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, कहता है फुलफिल करने के कॉस्ट में क्या क्या आएंगी, जितनी भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, वो सब आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यही कह रहा है कि फुलफिल मतलब निभाने की कॉस्ट। आपको जो जो उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने से जो जो खर्चा आएगा वो सारा। देखो एक एग्जांपल से बात को समझ लेंगे, एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस एग्जांपल को देखो क्या कहता है। ZY Motor has entered into a contract with AB Industry to purchase component at $50 per unit. The contract requires ZY to pay a penalty of 15 per component that it does not purchase. अरे सर क्या बात है ये। JY Motor has entered into contract with AB Industry to purchase component at $50 per unit. The contract requires JY to pay penalty of 15 per component that it does not purchase. भाई अगर तुम खरीदोगे नहीं तो $15 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। And due to increased competition, market price of component has fallen to 30 per unit, and ZY Motor has decided to purchase them from another supplier and incur the penalty. अरे यार क्या मामला हो गया है। कह रहा है ZY Motor enter contract to purchase component, कहता है हमने वादा कितने का कर रखा है, $50 का, कि तुमसे कंपोनेंट कितने का लेंगे, $50 का, और अगर अपन ना लें तो $15 की पेनल्टी है, और ड्यू टू इंक्रीज मार्केट प्राइस ऑफ कंपोनेंट हैज फॉलन 30, और मार्केट प्राइस इसका 50 से $30 हो गया है। भाई आप $50 का सामान ले रहे हो जो मार्केट में $30 का हो गया है, और इसके साथ ब्रीच करते हो तो $15। मतलब अगर मैं इससे सामान लूं तो मुझे नुकसान कितने का है बच्चा, ये तो कोई भी बता सकता है, $20 का। एग्री करते हो। अरे कोई चीज 30 की है, आप उसके ₹50 दे रहे हो तो नुकसान कितना है, $20 का, $20 का। और अगर पेनल्टी देता हूं तो 15 का, किसके साथ जाऊंगा बताओ। प्रोविजन कितने पे बनाऊं, क्या काम करूं, पहले तो बताओ, रिश्ता तोड़ दें या निभाएं। अगर मैं निभाता हूं तो हर बार $20 का नुकसान है, क्या कहते हो, रिश्ते को निभाएं या ब्रेकअप कर ले। अगर ब्रेकअप करते हैं तो $15 देना पड़ेगा, और निभाते हैं तो $20 देना पड़ेगा। आज तुमने वादा किया हुआ है कि आई विल पे यू $50 फॉर ईच कंपोनेंट परचेज, बट मार्केट प्राइस हैज फॉलन टू $30, इट मींस यू आर पेइंग $20 एक्स्ट्रा। बट इफ यू डू नॉट परचेज you have to pay a penalty of $15. Still there is a benefit of $5. भाई दोनों में से कम खर्चे पे जाओगे, ज्यादा पे चले जाओगे। एक जगह आपके $20 का नुकसान है, एक जगह $15 का नुकसान है, तो नुकसान तो दोनों जगह ही है, बट जहां पे कम होगा वहां जाओगे या नहीं। तो वही बात है, कहता है मार्केट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बाय 50 यूनिट फ्रॉम एबी और पे पेनल्टी 15। कह रहा खरीदो या पे करो, खरीदा, यही होता है भाई। सामने वाले के दो ही ऑप्शन है, आपके हाथ में कुछ नहीं है भाई। वो दिन को कहे रात तो रात को हो, रात को कहे दिन तो दिन। कह रहा खरीदो या पेनल्टी पे करो, और मार्केट प्राइस 30 का हो गया है तो बाय एल्सवेयर एंड पे पेनल्टी, क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ ऑनरस। समझा ऑनरस का मतलब, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस है कि नहीं, हाँ ऑनरस है। बर्डनसम है कि नहीं, इसको निभाने में दुख है कि नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने में दुख। अरे जब मार्केट प्राइस ही $30 का हो गया है और तुमने $50 का किससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो बर्डनसम हो गया, अब निकलना है उससे, उस रिश्ते से बाहर निकलना है, टॉक्सिक हो गया है। ऑनरस मतलब क्या, अ रिलेशनशिप which has become toxic. Gen Z word, न्यू जनरेशन। देखो सर को सारी नई जनरेशन टर्म्स आती है। अच्छा तीसरा केस, पहला केस क्या पड़ा, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। अरे जो लॉस होंगे फ्यूचर में, जो बातें फ्यूचर की है वो देखी फ्यूचर में जाएंगी। अभी कहां तुम बातें करते हो, वो सपने हैं, सपनों तक पहुंचना है। सर हम फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है जब करोगे तब की बात करेंगे। अभी का क्या टेंशन है, सर ये चीज़ें मेरे को परेशान करती हैं, बर्डनसम हो गई हैं, घर में पढ़ाई नहीं होती है, या सर फोन डिस्ट्रैक्ट करता है, तो कर दो जिंदगी से गायब, कर लो लाइब्रेरी ज्वाइन, कर लो फोन को दूर अपने से, और पढ़ाई पे फोकस करो। प्रायोरिटीज को समझो इस एज पे। इस एज में बच्चा प्रायोरिटी नहीं समझोगे ना तो कब समझोगे। पढ़ो, जिंदगी में खुश रहो, हर चीज खुशी के साथ करो, बट खुशी प्रायोरिटी के साथ। खुशी वहीं लगाओ जहां प्रायोरिटीज है। कंफर्ट जोन नहीं आ जाना चाहिए भाई। कंफर्ट जोन तो बहुत आसान है। कंफर्ट जोन सबका क्या है, कंफर्ट जोन सबका है कि भाई अपन काउच पे बैठे हो, अपना टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो। बट वहां तक पहुंचना
कि आप रिलैक्स कर सको बैठ के। किसी ने तो मेहनत करी है तुम्हारे लिए, वो काउच तुम्हारा खरीदा हुआ तो नहीं है, वो टीवी तुम्हारी खरीदी हुई तो नहीं है, वो जिंदगी तुम्हारी खरीदी हुई तो नहीं है, तो वो एक दिन तो दिक्कत करेगी करेगी। और नहीं भी करेगी तो आपका लेवल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, माइंड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो वो जिंदगी अगर वहां तक पहुंचनी है कि यार ये सब चीजें मुझे खुद बनानी है, इससे ऊपर बनाना है, भाई माँ बाप के पैसों पे ऐश थोड़ी होती है, वो तो जिम्मेदारी होती है बच्चों। वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐश अपने पैसों पे होती है रियल में। लोग कहते हैं माँ बाप के पैसों पे नहीं, अपने ही पैसों पे होती है। फिर आप देखो कि आप रियल ऐश करते हो जिंदगी में, कहाँ पहुंचते हो, तो उसको ध्यान रखो। उसी तरीके से पढ़ाई को करो डिसिप्लिन होके। आपके लिए लेक्चर्स जो मैं लेके आया हूँ बच्चा, इतनी डिटेल में जो चीजें मैं करा रहा हूँ, उससे कोई फायदा थोड़ी है मेरा बच्चा। आई कैन गो इन वेरी शॉर्ट वीडियोस और इनको मैं ओवर कर सकता हूँ। आप बेनिफिट उठाओ, आपके करियर में आपके लाइफ में काम आएंगे। बट आपको डिसिप्लिन से, सर का लंबा क्लास है तो लंबा देखना है, क्योंकि जब कवर करेंगे तो डिटेल में कवर कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ही ना आए, रिवीजन हो जाए। अब रीस्ट्रक्चरिंग, बस एक दो बातें और पढ़ाऊंगा फिर ओवर होने वाला है, बात ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चीजें बची है बस। अब देखो रीस्ट्रक्चरिंग समझना, इसको भी समझ लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसमें क्या होता है कि कई बार कंपनी, जैसे हम बीमार हो जाते हैं ना बच्चों, जैसे अब तबीयत खराब हो गई हमारी, तो बड़ी दिक्कत चल रही है, सिक हो गए, फीवर हो गया, बीमार हो गए, क्या करें? तो कहता है इस केस में आप क्या करोगे? अपने आप को रिकवर करोगे, रीस्ट्रक्चर करोगे, अच्छा खाना खाओगे, दवाई लोगे, डॉक्टर को अपने आप को चेकअप कराओगे। तो एक बीमार बंदा अपने आप को रिकवर करता है, ठीक करता है, चीज़ें अच्छी अच्छी खाता है, एक्सरसाइज करता है, अवॉइड करता है जंक फूड। ये थोड़ी बीमारी में भी लगे पड़े हो, पिज़्ज़ा बर्गर मेडिसिन नहीं खा रहे हो, तो रिकवर करोगे। वैसे ही कई बार कंपनियां भी सिक हो जाती हैं, कंपनियां भी बीमार हो जाती हैं, कंपनियां भी अपने आप को रिकवर करने के लिए रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करती हैं, रिकवर करने की कोशिश करती हैं। उसी को बच्चा बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग करना, रिकवर करना। रीस्ट्रक्चरिंग में कंपनी कभी कभार कुछ डिवीजन को बंद कर देती है। देखो कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, जैसे आपने गलत चीज़ों को छोड़ दिया, गलत खाना छोड़ दिया, अच्छा खाना शुरू किया, तो कंपनी भी कहती है मैं अपने कोर डिवीजन पे फोकस करूंगी। मान लो उसकी ब्रांचेस हैं दिल्ली में, मुंबई में, कंपनी कहती है यार जो जो मेजर लॉस मेकिंग ब्रांचेस हैं, जहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, ऑनरस हो गई हैं, बंद करो उनको और आगे बढ़ो। जो जो मेन फ़ायदेमंद है उन पे फोकस करो। डेट वालों से, लोन वालों से बोलते हैं अपना लोन माफ़ कर दो या सेटल कर लो, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाओ। तो ये सब कंपनियां अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करती हैं, रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करती हैं। मुश्किलों में फंस गए हैं, गिर गए हैं, हार नहीं मान रहे हैं, एक लास्ट फाइट करके रिकवर करेंगे। होता ना कई बार बिल्कुल ही हार जाते हैं, गिर जाते हैं, बट फिर उठने की कोशिश करते हैं, उस माइंडसेट से उठने की कोशिश करते हैं कि करना तो है, ऐसे हार नहीं मानना, अल्फा तो है, तो एक लास्ट फाइट और देंगे। तो वही बात है कि कंपनी रिकवर करने की कोशिश कर रही है, सिक हो गई है, तो कहता है अ प्लान्ड कंट्रोल प्रोग्राम दैट मटेरियली चेंजेस स्कोप ऑफ बिजनेस। आपका स्कोप ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, आपका स्कोप ऑफ बिजनेस, कवरेज ऑफ बिजनेस छोटा बड़ा हो गया। मैनर इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड वो चेंज हो गया, किस तरीके से बिजनेस करते हो। नो ऑटोमेटिक प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग डिसीजन। कहता है ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, अभी बताएंगे बनेगा नहीं बनेगा तो अलग बात है, ये सब बातें। होता क्या है पहले ये समझो। तो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है? चीजों को रीस्ट्रक्चर करना, रिवाइव करना, चीजों को चेंज करना, वरना बीमारी ठीक नहीं होगी। डिवीजन बंद करना, अपनी दिल्ली मुंबई में मुंबई का डिवीजन बंद कर दिया, अब दिल्ली का डिवीजन चलेगा। तो कोर एक्टिविटी पे फोकस करना। तो दो तरीके की बात हो गई, अगर देखो आप एक तरीके से देखो, अगर अपन समझे, मैं इसके पूरे प्रोविजन को पहले समझा ही देता हूं आपको, फिर रीड कर लेंगे। अगर अपन समझे तो दो तरीके की बात होगी बेटा। एक बात ही होगी कि अपन अपने आप को क्या करना चाहते हैं? रिवाइव करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने आप को रिकवर करना चाहते हो, रिवाइव करना चाहते हो, तो कुछ बिजनेस आप क्लोज कर दोगे, ठीक है, ध्यान समझना, और कुछ आप कंटिन्यू रखोगे। पहले ये बात समझो भाई, कुछ एक्टिविटीज आप कंटिन्यू रखोगे और कुछ एक्टिविटीज आप क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। सर ठीक है, कुछ क्लोज कर देंगे, कुछ 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 को छोड़ देंगे, कुछ को रखेंगे। भाई अगर आपको मान लो मेरे को सेटबैक आ गया एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल, तो अपन क्या करेंगे?
अपन जो जो कमियां हैं उनको क्लोज करेंगे, उनको दूरियां और अच्छाइयों को साथ जाएंगे और उनको वर्क करेंगे, कोर एरिया पे प्रॉब्लम से वर्क करेंगे। तो वही चीज है, रिवाइव करना चाहते हैं, क्लोजर को क्लोज करेंगे। तो जब तुम क्लोज करोगे या कंटिन्यू करोगे तो क्या होगा? तो कहता है पहली बात तो प्रोविजन बनेगा। कहता है रीस्ट्रक्चरिंग के केस में प्रोविजन बनेगा, और दो बातें ये बताता है कि प्रोविजन बनेगा। तो पहली तो ये बताता है कि कब बनेगा। कहता है प्रोविजन तब बनेगा, उस साल बनेगा जहां पे 3 कंडीशन फुलफिल होंगी। आपके पास डिटेल्ड प्लान है, ध्यान रखना, पहली कंडीशन है डिटेल्ड प्लान की, यू हैव अ डिटेल्ड प्लान। दूसरा कहता है अप्रूव्ड है, ये प्लान अप्रूव्ड है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से, बीओडी से, टॉप से। और तीसरा कहता है कंडीशन, 3 कंडीशन होनी चाहिए। कहता है रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन तब बनेगा जब प्रॉपर डिटेल्ड प्लान हो, अप्रूव्ड हो और कम्युनिकेटेड हो। कम्युनिकेटेड हो, इसका क्या मतलब है सर? अभी डिस्कस कर। तो बच्चा इसका मतलब ये है कि वो प्लान जो उससे इंपैक्ट हो रहे हैं उनको क्या है, उनको कम्युनिकेटेड। समझना बात को भाई। अगर आप प्रोविजन बनाना चाहते हो, आप रिवाइव करना चाहते हो, आप फाइट करना चाहते हो, तो क्या सिर्फ वो बातें होनी चाहिए? रिवाइवल की सिर्फ बातें कर ली तो क्या रिवाइवल हो जाएगा? नहीं होगा, एक्शन से होगा यार। बातों से तो ठीक है, स्टार्ट मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, बट करने से, एक्शन से होगा। तो लॉ कहता है कि प्रोविजन में पहले प्लान हो। लॉजिकल बात नहीं है, कोई चीज आप करना चाहते हो रिवाइवल जैसी चीज, तो आपने प्लानिंग नहीं कर रखी, बिना प्लानिंग के कैसे करोगे? कहता है प्रॉपर डिटेल्ड प्लान हो और वो प्लान टॉप मैनेजमेंट ने अप्रूव कर रखा हो, तो उनकी इंटेंशन, तुम्हारे सबकी इंटेंशन अलाइंड है अप्रूवल से। और तीसरा कम्युनिकेटेड हो, जिसको तुम करना चाहते हो, जिन पे ये इंपैक्ट डालेगा रिवाइवल से, जो बिजनेस बंद होंगे, जिनको क्लोज करोगे, उनको, सप्लायर को, कस्टमर को, एम्प्लॉय को अपडेट करो, कम्युनिकेट करो, इंपैक्टेड। ये तीनों जिस साल हो जाएंगी उस साल प्रोविजन बनाओगे। क्योंकि अभी तो आपने ये 3 करा, खर्चा नहीं हुआ है, खर्चा तो अभी होगा, बट ये तब रिकॉर्ड कब हो जाएगा? जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी। प्लान अप्रूव्ड कम्युनिकेटेड, प्लान अप्रूव्ड कम्युनिकेटेड। और जिंदगी में भी यही फंडा रखो, कोई भी चीज कभी भी फाइट करनी हो, ये 3 कंडीशन अकाउंट्स लाइफ सिखा देती है। और ये 3 कंडीशन लगा के कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम से फाइट करना है, ये 3 कंडीशन रखो। प्रॉपर प्लानिंग। भाई हंटर जो होता है ना, जिसका हंटर इंस्टिंक्ट्स हैं, जिसका माइंडसेट इंटेलेक्चुअल इंस्टिंक्ट है, वो घबराता नहीं है बच्चा, वो प्लान करता है चीज़ों को। बड़े खतरनाक वो बंदे होते हैं जो प्लानिंग करते हैं, जो हर बात का जवाब नहीं देते, साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं। आप उनको बोलोगे तो वो हर चीज़ पे नहीं रिएक्ट करेंगे, बड़े सोच समझ के रिएक्ट करते हैं। वो समझदार होते हैं, उनके पास, वो अपने दिमाग में प्लान कर रहे होते हैं। अप्रूव्ड, चीज़ों को अप्रूव कराओ। रेलिवेंट, अपने प्लान को रेलिवेंट टॉप मैनेजमेंट से अप्रूव कराओ। जो भी आपके मेंटोर हैं, गाइडर हैं, टीचर हैं, आप उनसे अप्रूव कराओ कि सर ये मेरी प्लानिंग रहेगी, बताओ ठीक है या नहीं। प्लान तो खुद बनाओ, डिटेल्ड प्लान बनाओ और उसको अप्रूव कराओ, और उससे फिर क्या करो? फॉलो करो, कम्युनिकेट करो, अप्लाई करो, तभी बात बनेगी। ठीक है सर। अच्छा, कितने अमाउंट का बनेगा? अब यहां पे भी दिक्कत है। लॉ कहता है जब आप, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी समझ लेना। लॉ कहता है कि जब आप बंद करते हो धंधे को, जब आप क्लोज करते हो, जब धंधा बंद करने जा रहे हो, प्रोविजन बना रहे हो, तो प्रोविजन बनाओगे, बट अमाउंट किस चीज का? तो कहता है 2 तरीके के खर्चे होंगे। एक क्लोजर पे होगा, मान लो जो एम्प्लॉय गया भाई, अब एम्प्लॉय को निकाल रहे हो, तो एम्प्लॉय, मैंने दिल्ली और मुंबई, तो मुंबई का ब्रांच बंद कर रहे हैं, तो मुंबई का ब्रांच बंद करेंगे तो वहां के एम्प्लॉय को आप निकाल रहे हो, तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा भाई, सैलरी देनी पड़ेगी, एम्प्लॉय कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजर की वजह से जो खर्चा आ रहा है, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गए, पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, रेंट पे ऑफिस ले रखा था, वो भी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। या जो असेट बेचोगे वहां पे लॉस होंगे, लॉस ऑन डिस्पोजल, जो भी नॉन करंट असेट है उनको बेचने में जो लॉसेस हुए, भाई अब एकदम से धंधा बंद कर रहे हो तो बेच के निकलना पड़ेगा, तो ये क्लोजर की कॉस्ट है। अच्छा, कॉन्टिन्यूएशन की होती है, जैसे अब बचे हुए बिजनेस पे बचे हुए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे, भाई जो बचे हैं तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे कि धंधा कैसे संभालना है, या नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, इंफ्रा कुछ लाएंगे, नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, नया आईटी लेके आएंगे, नया इंफ्रा लेके आएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे खर्चे जो ऑनगोइंग बिजनेस पे आप करोगे, दोनों तरीके के खर्चे होते हैं। देखो लॉ बड़ा क्लियर है, लॉ बड़ा क्लियर है, कहता है प्रोविजन कौन से अमाउंट पे बनेगा, जरा आप सोचना।
दो तरीके के खर्चे हैं, एक मैं करूंगा ऑन गोइंग बिजनेस पे, एक खर्चा मेरे ऑन गोइंग बिजनेस पे, आगे जो मेरा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। एक खर्चा मैं करूंगा क्लोजर पे, जो मैं चीजें बंद कर रहा हूं, जो मैं चीजें छोड़ रहा हूं, क्लोजर के ऊपर जो खर्चा कर रहा हूं। भाई रिवाइव करने के लिए मुझे कंपनसेशन एम्प्लॉय हटाने पड़ेंगे, रिडंडेंट करने पड़ेंगे, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा नोटिस पीरियड के हिसाब से, पेनल्टी देनी पड़ेगी, लॉसेस जो होंगे उन लॉसेस को बियर करना पड़ेगा। एक तो खर्चा क्लोजर की वजह से मेरा होगा जब मैं रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा, और एक खर्चा होगा जब मैं धंधा कर रहा हूं, ऑनगोइंग एक्टिविटी को, जो बची हुई एक्टिविटी है वो ठीक से चले तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे, रिलोकेट करवाएंगे, कई सारे काम करवाएंगे, तो वो सारा जो खर्चा है वो कॉन्टिन्यूएशन का या ऑनगोइंग एक्टिविटी का खर्चा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोविजन इन दोनों में से कौन से अमाउंट पे बनना चाहिए, ये खर्चा है मान लो $5,000 का, क्वेश्चन कहता है ये सारा मिला के आएगा $5,000 का, और ये खर्चा आएगा मान लो $10,000। तो प्रोविजन बताना बच्चों, 10 का बनेगा, 5 का बनेगा, या दोनों का बनेगा, 15 का। तीन ऑप्शन आपको देता हूं, 10 का, 5 का या 15 का। सोचा, सोच लिया सर। प्रोविजन कितने का बनेगा? 5,000 का, करेक्ट। इसका नहीं बनेगा। अरे ये तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है, ये तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। कैसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? आप जो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो उससे थोड़ी खर्चा है, तो ऑनगोइंग एक्टिविटी का खर्चा है। धंधा करोगे तो होगा, वरना नहीं होगा, तो बिजनेस का खर्चा है। भाई एम्प्लॉय ट्रेनिंग देनी है ताकि बिजनेस चले, तो बिजनेस को चलाने के मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, कोई भी खर्चा कर रहे हो, सेल परचेज बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो ऑनगोइंग एक्टिविटी के नॉर्मल खर्चे, डे टू डे खर्चे। आप ट्रेनिंग दे रहे हो, इंफ्रा लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो धंधे का नॉर्मल खर्चा है, वो तो जब होगा तब माना जाएगा। अभी से कैसे रिकॉर्ड कर लोगे? कितना भी खर्चा कर सकते हो बिजनेस को चलाने के लिए। अरे जो दवाइयां, जो क्लोजर पे खर्चा आ रहा है, जो अपने आप को बंद करने पे खर्चा आ रहा है, कॉम्पनसेशन, पेनल्टी, यही तो क्लोजर का खर्चा है, यही तो रिवाइवल का खर्चा है, यही रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन का खर्चा है। और इसी पे लॉ कहता है कि प्रोविजन बनाना। तो याद रखना एग्जाम में ये तीन बातें रिस्ट्रक्चरिंग में इंपॉर्टेंट है, और तीनों को अगर अच्छे से समझ लिया तो कोई क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। पहला मीनिंग ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, वो दिया भी है, समझा भी दिया। दूसरा कंडीशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, कब कंडीशन, इसकी कंडीशन अलग है, नॉर्मल कंडीशन से अलग है, तीन कंडीशन अलग है। और तीसरा किस पे बनेगा? क्लोजर पे या ऑनगोइंग खर्चों पे? क्लोजर पे। तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज्ड, देखो अब जल्दी जल्दी से पढ़ लो, कोई खास बात है नहीं। देखो डिटेल प्लान एग्जिस्ट करता है, वैलिड एक्सपेक्टेशन है, मतलब वही कि आपने लोगों को इंप्लीमेंटेशन कर दिया है, अनाउंस कर दिया है, बिजनेस पार्ट है, अप्रूव्ड है, तो ये सारी चीजें आएंगी। डिटेल प्लान कंडीशन है। नॉट सफिशिएंट, इंटरनल बोर्ड डिसीजन अलोन, कहता है बोर्ड ने अकेले ने डिसीजन ले लिया, नहीं। जनरल इंटेंशन टू रीस्ट्रक्चर, ये सब नहीं चलेगा। लॉ कहता है देयर इज एन डिसीजन ऑफ द बोर्ड, तो क्या हो गया? कम्युनिकेट हुआ? नहीं हुआ। डिटेल प्लान है? नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होगा। जनरल इंटेंशन, अरे मेरी इंटेंशन है सर, देखो मैं इस बार सर क्या कर दूंगा, आप मैं सर दुनिया जहान एक कर दूंगा। आप मेरी इंटेंशन को समझो सर, मेरी भावनाओं को समझो, भावनाओं को देखो। दिख गई बेटा, दिख गई। एक्शन में अप्लाई करो, एक वीक का प्लान करो, चीजों को कम्युनिकेट करो, प्रॉपर प्लान बताओ, फिर करते हैं बात। इंटेंशन मत दिखाओ अकेले। कॉस्ट रिलेटेड टू ऑनगोइंग एक्टिविटी, कहता है ऑनगोइंग एक्टिविटी के खर्चे, स्टाफ को रीट्रेन करना, रीलोकेट करना, मार्केटिंग करना नए प्रोडक्ट्स की, ऑपरेटिंग लॉसेस होना, नया धंधा है तो लॉस हो सकते हैं स्टार्टिंग में। कहता है ये सब खर्चे बिजनेस के आगे के आने वाले खर्चे हैं, कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, करोगे तो होगा वरना नहीं होगा। रीस्ट्रक्चर की बात नहीं है, ये सब रिकॉर्ड नहीं होंगे। अब देखो क्या, On 12 December, the board of entity decided to close down a division. एक डिवीजन को बंद करने का सोच लिया। Before the end of reporting period, the decision was not communicated to any of the those affected and no other step. अरे भाई, तुमने डिसाइड कर लिया बट कम्युनिकेट नहीं किया, डिसाइड कर लिया बट इंप्लीमेंट नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया, तो क्या मतलब है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ, डिसाइड तो कर लिया उनसे बात करने का, बट बात ही नहीं करी, कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो नहीं होगा। नो, एज द एंटिटी हैज नॉट रेज्ड वैलिड एक्सपेक्टेशन, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, इररिलेवेंट एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कंक्लूजन, नो प्रोविजन एज रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया अपने लिए, सवाल थ्योरेटिकल बहुत सवाल इससे आते हैं बच्चा, प्रैक्टिकल तो चलो कैलकुलेशन है छोटी मोटी, बट मेन कंसेप्चुअल टेस्टिंग इसकी इन्हीं सवालों में होती है। Caldwell is a restructuring its operation and closing one of its division. ठीक है, restructuring का क्वेश्चन है, समझ आ गया। Which of the following costs cannot be included in restructuring provision? कहता है restructuring में क्या आएगा? Loss on disposal of non-current asset of the division. भाई जो डिवीजन बंद कर रहे हो उसके बेचने पे जो खर्चा होगा वो आएगा। Redundancy payment, एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने पे जो पेमेंट कर रहे हो वो भी आएगी। लीगल कॉस्ट इन कनेक्शन विद, जो भी लीगल खर्चा आ रहा है रिस्ट्रक्चरिंग का वो भी आएगा, क्योंकि डायरेक्ट खर्चा है वो क्लोजर का, ये नहीं आएगा। यही करेक्ट आंसर है।
ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर स्टाफ बीइंग रीडिप्लॉयड एल्सवेयर, भाई तुम स्टाफ को कहीं और लेके जाओ, उसको घर पे रखो, कहीं और रखो, उसको कुछ नहीं मजे कराओ, उसको पार्टी दो, बचे हुए स्टाफ को ऐश कराओ, नहीं कराओ, जो कर रहे हो हमें नहीं मतलब, जो कराओगे उस वक्त खर्चा रिकॉर्ड करना, ये कोई रिस्ट्रक्चरिंग का खर्चा नहीं। रिस्ट्रक्चरिंग के खर्चे ऊपर के 3 है, ये लास्ट वाला नहीं। आती बात समझ? सर बात समझ आ गई? फाइनली बचा डीकमिशनिंग कॉस्ट। डीकमिशनिंग कॉस्ट क्या होती है? तो कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रिस्टोरिंग, सेम IS 16 बच्चों, IS 16 है ये, यहाँ की बात ही नहीं है। IS 16 की बात है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की। क्या कहता है? अगर कोई एसेट है जिसको डिसमेंटल करने में, IS 16 में आप पढ़ते हो बट वो आता IS 37 से ही है, वो कंसेप्ट IS 37 का ही है। रियलिटी में कंसेप्ट यही है, सेम है, बिल्कुल सेम है कि जब आप मान लो आज आपने प्लांट इंस्टॉल कराया, AC इंस्टॉल कराया, तो 10 साल 15 साल बाद उसको रिमूव भी कराओगे तो रिमूव में भी खर्चा आता है। भाई आप क्या समझ रहे हो कि कंपनी में जो प्लांट लगते हैं वो कोई छोटे मोटे प्लांट लगते हैं? ऐसे हाथ से हटाया हट जाएंगे, बेचा तो बिक जाएंगे। आपके घर का कबाड़ थोड़ी है, स्क्रैप थोड़ी है। जब आज आपने कोई सामान प्लांट लगाया तो इंस्टॉल में भी कई बार 6-6 महीने लगते हैं, साल लग जाते हैं, और रिमूवल में भी बहुत मोटा खर्चा आता है। तो लॉ कहता है रिमूवल का खर्चा 10 साल बाद आएगा, बट वो खर्चा तो आज ही ऑब्लिगेटेड है, जब लग गया तभी उसकी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वो। भाई इंस्टॉलेशन इस बात का गवाह है कि एक दिन जाएगा, जिंदगी में कोई आया है तो वो जाएगा भी ना एक दिन, अपन आए हैं तो जाएंगे भी। तो कहता है इंस्टॉलेशन इस बात का गवाह है कि एक दिन जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रिस्टोरिंग नॉन करंट एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एग्जांपल ऑयल रिग्स, पावर प्लांट। अगर आपने कोई चीज प्लांट है, पावर प्लांट है, उसको डिसमेंटल करना है 10 साल बाद 15 साल बाद, तो उस पर जितना खर्चा आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड करोगे। एंट्री क्या करोगे? आप अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे डेबिट एसेट, क्रेडिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, और फिर इसको अनवाइंड करते रहोगे हर साल। असेट पे आप डिप्रिशिएशन लगाओगे, और डेबिट इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट प्रोविजन। प्रोविजन आपका अनवाइंड होता रहेगा, क्योंकि ये जो प्रोविजन दिखाते हो आप प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाते हो। भाई 10 साल बाद का खर्चा है, आज तो प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाओगे। तो व्हेन टू रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन, देयर इज अ लीगल कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, वो सारी बातें तो सेम है। वही कहता है ऑब्लिगेशन प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाओगे, इनिशियल एंट्री क्या पास करोगे? डेबिट एसेट और क्रेडिट प्रोविजन। इनिशियल एंट्री क्या पास करोगे? डेबिट एसेट, क्रेडिट प्रोविजन, प्रेजेंट वैल्यू पे। अरे आपका खर्चा आज नहीं होगा बच्चा, खर्चा 10 साल बाद होगा, पर जो 10 साल बाद खर्चा होगा उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप रिकॉर्ड करोगे। सर आज क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? ऑब्लिगेशन आज की है। सर डेबिट एसेट क्यों कर रहे हैं? अरे आपका खर्चे का बेनिफिट तो 10 साल मिल रहा है, जनरली हम एक्सपेंस दिखा देते हैं क्योंकि बेनिफिट 1 साल में होता है, बट बेनिफिट 10 साल में मिलेगा, तो डेबिट एसेट होगा और क्रेडिट क्या होगा? प्रोविजन, और प्रोविजन प्रेजेंट वैल्यू पे दिखा है। तो जैसे अनवाइंड करते हो आप लीजिस के अंदर, रेवेन्यू के अंदर, 16 के अंदर, वैसे ही आपको अनवाइंड करना। और डेप्रिशिएट द एसेट एंड अनवाइंड द प्रोविजन ओवर टाइम। अनवाइंडिंग की एंट्री बता दी आपको। ईच ईयर द प्रोविजन ग्रो ड्यू टू टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, डेबिट फाइनेंस कॉस्ट और क्रेडिट प्रोविजन, डेबिट फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट प्रोविजन। ठीक। एनवायरमेंटल प्रोविजंस भी होते हैं बच्चों। कहता है damage has already occurred and there is a legal constructive obligation, do not recognize if damage will occur in the future only, no past obligating event, constructive obligation, example public commitment to environment cleanup, published sustainability policies, discount if time value is material। तो ये भी जल्दी से समझ लो बात को, छोटी छोटी बातें हैं, इनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं। कहता है कि कंपनी है, मान लो ये कंपनी है कोई, वो कोई माइनिंग का काम कर रही है या कोई एनवायरमेंट को डैमेज कर रही है, तो लॉ कहता है कि आप जितना डैमेज करते जा रहे हो उसका प्रोविजन बनाते जाना। अगर आपके पास ऑब्लिगेशन चाहे लीगल हो, कंस्ट्रक्टिव हो, लीगल मतलब या तो आपको लॉ ने कह रखा है कि आपको ठीक करना है, और ठीक नहीं करना तो आपका कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कि आप ठीक करोगे जितना भी डैमेज किया है, जितना भी एनवायरमेंट को हमने डैमेज किया है काम करते करते। देखो कई बार अपन काम करते हैं ना, प्रोजेक्ट होते हैं कई सालों के, 5 साल 10 साल के। तो मान लो कोई फॉरेस्ट के अंदर अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस फॉरेस्ट के हमने सारे पेड़ तोड़ दिए, और जितना नुकसान, अच्छा जो नुकसान करेंगे उसका प्रोविजन नहीं बनेगा, अभी जितना कर चुके हैं उतने का बनेगा। वही एनवायरमेंटल प्रोविजन डिसमेंटलिंग से थोड़ा अलग है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो क्या है, अपन डिसमेंटल करेंगे, रिमूव करेंगे, तब खर्च आएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू दिखाएंगे। यहाँ पे कहता है
तुम्हारा एनवायरमेंटल को डैमेज करना है, मान लो तुम पूरा 100 करोड़ का डैमेज करोगे, बट अभी तक तुम 20 करोड़ का कर चुके हो, तो जितने का नहीं किया उसका प्रोविजन नहीं बनेगा, बट जितने का कर चुके हो उसका प्रोविजन बन जाएगा। क्योंकि ठीक कब करोगे, जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। भाई अभी तुम ठीक करोगे, फिर एनवायरमेंट खराब हो जाएगा, फिर टूट जाएगा, तो वो सारा प्रोजेक्ट होने के बाद ठीक होगा, बट उसकी प्रोविजनिंग आज बनती रहेगी। तो लॉ कहता है अगर आप एनवायरमेंट को डैमेज करते हो और आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन, लॉ कहता है कि जितना भी तुमने काम किया उस वजह से, जितना भी तुम्हारे वजह से एनवायरमेंट डैमेज हुआ है बेटा, वो सब तुम्हें ठीक करके जाना होगा। मतलब जितने पेड़ टूटे हैं तुम्हें कहीं और पेड़ लगाना पड़ेगा, पूरे जमीनों को सबको ठीक करना होगा, वरना तुम्हारे पर पेनल्टी लगा देंगे। तो जितना भी खर्चा अपन को करना है, या कंस्ट्रक्टिव है, भाई हमारी पॉलिसीज है कि हम एनवायरनमेंट को, कंपनीज की पॉलिसी होती है, पब्लिक पॉलिसी होती है, इंटरनल पॉलिसीज होती है कि हम कभी भी एनवायरनमेंट को डैमेज करके काम नहीं करेंगे, और करेंगे तो रिपेयर करेंगे, वरना कंपनी की गुडविल, रेपुटेशन सब खराब होती है बच्चों। तो कंपनी एक एडिशनल खर्चा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी करती है। तो क्या कहता है, डैमेज, रिकॉग्नाइज इफ डैमेज हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखना कि अगर कोई डैमेज होगी, द एक्सपेक्टेड डैमेज नहीं, कितनी हो चुकी है, and there is a legal and constructive obligation. Do not recognize if damage will occur in the future only because आपने देखो लॉजिक भी है, कहता है कैन बी अवॉइडेड। अपन बार बार समझो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है, आपने आपने माइनिंग का काम छोड़ दिया तो भाई ये वो थोड़ी है कि हो गई होगा, जितनी हो चुकी है वो तो आपको देनी पड़ेगी। अब आगे मान लो हमें माइनिंग में बेनिफिट नहीं लगता, ऑनरस हो जाता है, हम कहते हैं हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, अब माइनिंग का काम, तो डैमेज भी नहीं होगा एनवायरमेंट। आप माइनिंग करोगे तो डैमेज होगा ना, माइनिंग ही नहीं करोगे तो डैमेज ही नहीं होगा बेटा। तो ये बात समझनी है कि एनवायरमेंटल प्रोविजन तभी तक रिकॉर्ड होगा जितना नुकसान कर चुके। आई बात समझ? तो ये आपका लास्ट स्पेशल केस था। अगर मैं समरी करूं पूरे IS 37 की FR और SBR लेवल पे अपन समरी करें तो बहुत छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। पहले कहता है प्रोविजन बनाने की 3 कंडीशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, दूसरा बात करता है किस चीज की, प्रोबेबल आउटफ्लो, और तीसरा मेजरेबल। फिर कहता है कंटीजेंट लायबिलिटी बनाओगे या रिमोट ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, पॉसिबल है या रिमोट है। फिर कहता है कंटीजेंट असेट बनाओगे, अगर प्रोबेबल है, वर्चुअली सर्टेन है तो रियल असेट बना दोगे। बाद में स्पेशल केसेस बताता है, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का कुछ नहीं करना, अवॉइडेबल है। दूसरा केस ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन बनेगा, कॉस्ट ऑफ ब्रेकअप, कॉस्ट ऑफ पैचअप, दोनों में से जो लोअर होगा उसके ऊपर। रीस्ट्रक्चरिंग में 3 बातें, व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग, इट इज अ रिवाइवल ऑफ बिजनेस। सेकंड, what are the conditions for making the provision plan, there is a detailed plan, it is approved, and third one is there is a implementation, communication. Finally, all the costs incurred on closure of the business will be recorded, not the cost of ongoing business. And then we discussed dismantling cost. If any cost of dismantle, asset को dismantle करने में कोई फ्यूचर में खर्चा आएगा उसको भी आज ही रिकॉर्ड करना है, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत अभी अपना हेडेक नहीं है, वो अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बस इतना ही समझना है कि वो भी रिकॉर्ड होगा, और एनवायरमेंटल डैमेज कुछ कर दी है तो वो भी बच्चों रिकॉर्ड हो जाएगी। आती है बात समझ? तो ये आपका IS 37, थोड़ा टाइम ले लिया सर ने, डिटेल में बता दिया आपको कि क्या क्या इसमें नुआंसेस हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। बट आप पूरा सेशन देखो, इसको दोबारा देखो, चीज़ों को जो मैंने बताई हैं, जहाँ जहाँ मैंने फोकस किया है, इंपॉर्टेंट बताया, उसको फोकस करो। आपको हो सकता है एग्जाम के अंदर ये कुछ मार्क्स देके जाए। सो यू विल रिमेंबर कि सर ये हमने पढ़ा, इसका फ़ायदा हुआ, और एग्जाम में कुछ क्वेश्चन, और वही पास फेल का भी डिफरेंस कर देते हैं, रैंक का डिफरेंस कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्लैरिटी को इंप्रूव करती हैं, आगे के टॉपिक के लिए भी आपको तैयार करती है। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ सर अलविदा लेते हैं आज आपसे, फिर मिलेंगे एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपने सेंसे को अलविदा कहिए। टाटा ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू।